हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आप सभी का मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद पॉलिटेक्निक चैनल पॉली वाला टेक्निक में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, काफी बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को देखने वाले हैं, सारी चीजों को समझने वाले हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके दिमाग में सारी चीजें फिट होती जाएंगी। पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट का यूनिट नंबर फर्स्ट का ये आपका लेक्चर नंबर 7 रहने वाला है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको टॉपिक्स को रिवाइज करा दूं कि आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया, उसके इंट्रोडक्शन के जनरेशन के बारे में पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो घटक होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, उसके बारे में आपने पढ़ लिया। और उसी कंपोनेंट्स का अब एक-एक करके हम डिटेल में सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन सारी चीज़ों को डिटेल में करिए कि डिस्कशन किया था, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो 2 प्रकार के आपके कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में। एक आपका कौन-सा होता है? हार्डवेयर, अर्थात करिए कि हार्डवेयर घटक होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें आपके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कनेक्टिविटी डिवाइस, पावर सप्लाई डिवाइस और कनेक्शन हब होते हैं। सॉफ्टवेयर घटक की बात करें तो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसका तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर ही है, जो यूनिट नंबर आपका सेकंड है यही है। इसमें बस आपको इस वाले यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है। पढ़ना आपको बेसिकली इसमें क्या है, आपको घटक में हार्डवेयर घटक के बारे में पढ़ना है, जैसे इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना है। अब इनपुट डिवाइस बहुत सारे होते हैं, तो उसमें आपको कीबोर्ड और माउस के बारे में पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। उसके बाद से आउटपुट डिवाइस में आपको मॉनिटर के बारे में, प्रिंटर के बारे में और आपको स्पीकर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है और डिस्प्ले वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका प्रोसेसिंग डिवाइस में आपको सीपीयू के बारे में पढ़ना है, स्टोरेज डिवाइस में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। कनेक्टिविटी डिवाइस के बारे में आपको मॉडेम, राउटर राउटर आपका 4th चैप्टर में है, नेटवर्क कार्ड ये सारे आपके 4th चैप्टर में है, मॉडेम आपका 1st चैप्टर में है। फिर पावर सप्लाई डिवाइस में आपका एसएमपीएस हो गया, यूपीएस हो गया, लैपटॉप बैटरी हो गया, ये सिंपल-सिंपल चीज़ें हैं, जो आपके कहिए कि सिस्टम को पावर देती हैं। कनेक्टिविटी हब कनेक्शन हब क्या होता है, जिसमें आपका जो मदरबोर्ड होता है, जिसमें सारी चीज़ें आपके सारे आईसी वगैरह लगे होते हैं, ठीक है? तो यहीं से लगभग आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इनका यूज़ कहाँ पे होता है, सबका डेफिनिशन क्या है। तो एक बार और मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी-जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हार्डवेयर घटक, कंप्यूटर के घटक मतलब कंप्यूटर के वे कहिए कि पुर्जे या फिर पार्ट्स या फिर हिस्से, जिससे कहिए कि कंप्यूटर सही तरीके से चलना स्टार्ट कर दे, कंप्यूटर का संचालन संचालन जिससे कंप्लीट होता है, ठीक है? उसी को हम घटक कहते हैं। तो एक आपका हार्डवेयर घटक होता है, जिसमें हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, फिजिकल पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स हो, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हो, प्लास्टिक के पार्ट्स हो, जो भी हो, ये आपके जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, वो हार्डवेयर घटक हो गए। सॉफ्टवेयर घटक जिसको आप छू नहीं सकते हैं, केवल आप देख सकते हैं, ठीक है? ना ही हाथ में आप ले सकते हैं, केवल इसको आप देख सकते हैं। जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, एंड्रॉइड हो गया, विंडोज़ हो गया, फेसबुक हो गया, जितने एप्लीकेशंस हैं, वो सब आपके क्या है, सॉफ्टवेयर है। उसको बस आप देख सकते हैं, उसमें चीज़ें प्रोग्राम की गई होती हैं, कोडिंग की गई होती है, उसको आप छू नहीं सकते हैं, हाथ में ले नहीं सकते हैं, बस उसको आप देख सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या हैं, सभी आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लास्टिक के जितने भी पार्ट्स हैं, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे आपके कहिए कि चीज़ें बनाई जाती हैं, फिजिकल पार्ट्स होते हैं, तो ये आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर में आपके इनपुट डिवाइस आते हैं, तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये क्या करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि हाँ, ये काम करना है, ये काम आया है। तब क्या करता है कंप्यूटर, उसको सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, फिर कंप्यूटर आपको अपनी स्क्रीन पे कहिए कि जो इसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, मॉनिटर पे कहिए कि आपकी स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे उस चीज़ को प्रदर्शित करेगा। तो जिस चीज़ पे जो प्रदर्शित किया था अर्थात जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट दिखाता है जिस भी तरीके से, जैसे मॉनिटर हो गया, तो मॉनिटर पे उसने कुछ हमें दिखा दिया, ठीक है? अर्थात जो भी आपको कंप्यूटर दिखता है, मेन जिस पे आप चीज़ों को देखते हैं स्क्रीन पे, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। तो इस पे हमें कुछ चीज़ दिख रहा है, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो गया। जैसे आप गाना सुनते हैं स्पीकर से, तो स्पीकर क्या हो गया, आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, जो कि आपको रिजल्ट, जैसे आपको गाना सुनना था, तो आपने कहिए कि माउस की सहायता से कंप्यूटर में जाकर के एमपी3 वगैरह माउस के कहिए कि कंप्यूटर को एक तरीके से निर्देश दे दिया कि हमें गाना सुनना है, तो आपने जाकर के क्लिक वगैरह करके एमपी3 कोई गाना लगा दिया। तो गाना जो सुनाएगा, सुनाने का काम कौन करेगा भाई? खुद से तो नहीं सुन जाएगा। वो आपका स्पीकर लगा होगा उसमें, तो स्पीकर आपको गाना सुनाएगा, तो जो भी आपको रिजल्ट प्रदान करते हैं, वो आपके आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होगा भैया? जो आपके प्रोसेस करने का काम अर्थात सोचने-समझने का काम करते हैं, उन्हें हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। सीपीयू हो गया, स्टोरेज डिवाइस जो चीज़ों को आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़, आपके डेटा को स्टोर करके रखते हैं अस्थायी और
अस्थायी रूप से, वो आपके स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। अस्थायी और अस्थायी रूप क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर कनेक्टिविटी डिवाइस, जो आपके डिवाइस को, इंटरनेट को और नेटवर्क को जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्टिविटी डिवाइस कहलाते हैं। पावर सप्लाई डिवाइस, जो आपके पावर सप्लाई का काम करते हैं, जैसे आपका चार्जर हो गया, मोबाइल का एडाप्टर हो गया, ठीक है? इसी प्रकार से आपके जो कंप्यूटर होते हैं उसमें एसएमपीएस होता है। तो ये पावर को सप्लाई करने का काम करते हैं, पावर को मेंटेन करते हैं, कितना वोल्टेज चाहिए, कितना पावर चाहिए उतना ही देंगे, ऐसा नहीं कि ज़्यादा देंगे। फिर कनेक्शन हब, जो जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, जिसमें सारे आपके आईसी, आपके चार्जिंग का स्लॉट हो गया, ईयरफ़ोन का स्लॉट हो गया, सारी उसपे आईसी वगैरह सारे स्लॉट वगैरह बने होते हैं और सॉफ्टवेयर घटक आपको मालूम ही है, ठीक है? अब चलिए एक-एक करके सबसे पहले हम देखते हैं जो आपके सिलेबस में है उन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। आपको बेसिकली इसमें पढ़ना किन-किन चीज़ों के बारे में है एक बार और रिपीट करके मैं आपको बता दूँ कि सीपीयू के बारे में पढ़ना है, कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, फिर यहाँ पे देखेंगे मॉनिटर के बारे में, थोड़ा बहुत आपको प्रिंटर के बारे में पढ़ना है और थोड़ा बहुत आपको प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ना है और स्पीकर के बारे में पढ़ना है, ठीक है? फिर आपको हल्का-फुल्का कल के आपको डिस्प्ले के बारे में पढ़ना है। उसके बाद से आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो स्टोरेज डिवाइस है और कनेक्टिविटी डिवाइस में आपको मॉडेम के बारे में पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पे हल्का-फुल्का आपको पावर सप्लाई डिवाइस के बारे में बस जान लेना है और मदरबोर्ड के बारे में थोड़ा-सा आपको जान लेना है और ये आपको जो पढ़ना है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही आपका अलग चैप्टर ही है, ठीक है? तो यहाँ आप देखिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो गए, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हो गए। हार्डवेयर के बारे में हमने पढ़ लिया था डिटेल में, सॉफ्टवेयर के बारे में। अब चलिए हम अपना जो भी आपका आज का टॉपिक है सीपीयू, उसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का आपका टॉपिक क्या है सीपीयू डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप चीज़ों को सही से लिख पाएँ क्योंकि ऊपर-ऊपर सभी बच्चों को मालूम रहता है, अंदर की चीज़ें नहीं मालूम रहती हैं कि हाँ, कैसे लिखना है। जैसे अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है कि सीपीयू पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ऐसा नहीं है कि हाँ, आप सीपीयू का फुल फॉर्म लिख देंगे, सीपीयू के बारे में 2-4 बातें लिख देंगे कि हाँ, कंप्यूटर का दिमाग होता है, सोचने-समझने का काम करता है, 5 नंबर मिल जाएगा, नहीं। आपको इससे संबंधित जितने ज़्यादा टॉपिक्स याद रहेंगे, भले वो आपके सिलेबस में हो चाहे ना हो, तो आपको अच्छे खासे नंबर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीपीयू को देखते हैं, सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू का पूरा नाम जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। हिंदी में कहें तो हिंदी में केंद्र संसाधन इकाई कहते हैं। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है अर्थात जो भी सोचने-समझने का काम है, एक तरीके से सीपीयू क्या है? सीपीयू के अंतर्गत कई सारी चीज़ें होती है। तो सीपीयू में एक प्रोसेसिंग चिप होता है, ठीक है? जो आपके सोचने-समझने का पूरा जो काम है अर्थात कहिए कि जितना आपका कहिए कि कंप्यूटर का काम है सोचना, समझना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को मैनेज करना, ये सारा काम आपका सीपीयू करता है जिसे कंप्यूटर का हम दिमाग भी कहते हैं। इसके बिना कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क अर्थात अर्थात कहिए कि माइंड कहते हैं इसका। इसे कंप्यूटर का हम क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं। यही जो है आपका जो सीपीयू है, सीपीयू चिप्स जो अंदर लगा होता है, वही आपके सारे डेटा को प्रोसेस करने का अर्थात सोचने-समझने का जैसे आपने कोई इनपुट किया है कि हाँ, हमें बताओ 3 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा? तो पूरा इसको अब इसका आंसर कितना होगा? तो ये पहले से कंप्यूटर में प्रोग्राम किया हुआ है। तो जो भी इसको प्रोसेस करने का, सोचने-समझने का काम करेगा, वो आपका सीपीयू का जो चिप्स है अर्थात चिप है, वही सोचने और सीपीयू के अंदर एक प्रोसेसिंग चिप होता है उसके अंदर ही उस सीपीयू के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, अभी हम पार्ट्स को देखेंगे, तो उसी में एक चिप लगा होता है प्रोसेसिंग चिप, यही पूरा सोचने-समझने का काम करता है, ठीक है? तो सीपीयू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल गई कि हाँ, इसका पूरा नाम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। हिंदी में आपने देख ही लिया कि हिंदी नाम केंद्रीय संसाधन इकाई है और यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बिना कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता और इसे कंप्यूटर का हम दिमाग भी कहते हैं। अब चलिए थोड़ा-सा आगे चलते हैं। यहाँ आप देखिए कि कंप्यूटर सीपीयू कंप्यूटर का वह मुख्य भाग है जो सभी गणनाएँ, निर्देशों का निष्पादन यानी निर्देशों को एग्ज़ीक्यूट करना और डेटा को प्रोसेसिंग करने का काम करता है। सीपीयू का मुख्य काम क्या है? यानी कि फंक्शंस ऑफ सीपीयू, सीपीयू के काम क्या है? निर्देशों को फेच करना, जो भी आप निर्देश दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, उसको फेच करेगा। मेमोरी से प्रोग्रामों को और निर्देश को प्राप्त करना, निर्देश को डिकोड करना अर्थात निर्देश को समझना, फिर उसको एग्ज़ीक्यूट करना अर्थात कहिए कि जो भी आपने काम उसको दिया है, मान लीजिए कि कंप्यूटर को कि हाँ, गणना करना है या फिर डेटा को प्रोसेस करना है, तो सारे काम क्या करेगा? वो आपको एग्ज़ीक्यूट करेगा और फिर लास्ट में आपको क्या करेगा? आपको रिज़ल्ट देगा और आपके डेटा को सेव करने का काम करेगा। एग्ज़ाम्पल के साथ समझिए, सिंपल, सरल और आसान भाषा में, जैसे मनुष्य का दिमाग जैसे क्या है? मनुष्य का दिमाग शरीर के सभी अंगों को क्या करता है? नियंत्रित करता है और सोचने-समझने का काम करता है। भाई जो आपका दिमाग है, आपका दिमाग का काम क्या है? कि सोचने-समझने का काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आप आग जल रही है, आपका हाथ आग में चल गया है, तो आपका हाथ क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिक आपका वापस कर लेंगे कि हाँ, जलने लगा है। ये पूरा काम आपका कौन करता है? दिमाग ही करता है। तो वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर के सभी हिस्से
मेमोरी, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड आदि को नियंत्रित भी करेगा और गणना करने अर्थात कहिए कि प्रोसेस करने अर्थात दिमाग लगाने का भी काम करेगा। तो जैसे मनुष्य में हो गया कि अंगों को नियंत्रित करना, बॉडी के हाथ को कहीं हाथ गलत जगह चला गया या फिर आग में चला गया या फिर कहीं चला गया या फिर मच्छर आपको काट रहे हैं, तो तुरंत आपका क्या करेगा, आपका दिमाग बताएगा कि हाँ, यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, तो आपका हाथ वहाँ पे जाएगा, उसको हटाएगा, ठीक है? इसी प्रकार से कंप्यूटर में जो आपका सीपीयू होता है, तो सीपीयू आपके हार्डवेयर को भी नियंत्रित करता है और इसके अलावा जो मेन काम है उसका सोचने-समझने का काम है, प्रोसेसिंग करने का काम है, वो करता है। मनुष्य सोचता है दिमाग से, कंप्यूटर सोचने का काम करता है कौन? सीपीयू आपका करता है, ठीक है? फिर चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं कि इसकी गति कैसे मापी जाती है। तो गति की माप की बात करें तो सीपीयू की गति हर्ट्ज में मापी जाती है, जैसे 3.5 गीगाहर्ट्ज हो गया, ठीक है? तो इसकी जो गति है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। कोर क्या होता है देखिए, आधुनिक सीपीयू में मल्टी कोर होते हैं, ड्यूल कोर, सिंगल कोर। ये कोर क्या होते हैं? सीपीयू के अंतर्गत सीपीयू के अंदर एक सीपीयू, अभी हम आगे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे टॉपिक है भी। फिर कंपनियाँ कौन-कौन सी हो गई, तो इंटेल, ये कंपनी बस नॉर्मल आपको याद रखना है, एएमडी हो गया, एप्पल हो गया, ये क्या है आपके सीपीयू के लिए कंपनियाँ हैं। यहाँ पे देखिए सीपीयू में कोर क्या होता है, तो कोर का मतलब होता है जैसे आपका ये सीपीयू हो गया, सीपीयू के अंतर्गत कहिए कि कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो सीपीयू चिप्स हो गया जो प्रोसेसिंग का काम, दिमाग लगाने का काम करता है और इसके अंतर्गत एक और कोर होता है, सिंगल कोर, डबल कोर, ये क्या होता है, सीपीयू के अंदर कहिए कि सीपीयू का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ चीज़ों को हमें प्रोसेस करना है, ठीक है? तो ये काम कर दिया और मान लीजिए कोई कठिन काम करना है तो इसको हमने लगा दिया, थोड़ा-सा और प्रोसेसिंग का काम। इसको सरल भाषा में समझें कि एक कोई काम है जिसको एक लेबर कर रहा है, ठीक है? ये सीपीयू जैसे चिप्स है, तो इसको हम समझ लीजिए नॉर्मल भाषा में कि एक कोई लेबर है जो इसको कर रहा है, एक काम को कर रहा है, ठीक है? ऊपर से हमने कोर लगा दिया था, सीपीयू में एक और चिप्स लगा दिया, तो अब ये काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब वही काम मिल कर के 2 लोग करेंगे या फिर दूसरा काम आपका मिल गया, तो दूसरा काम आपका ये सँभाल लेगा। सेम वही आपका कोर काम करता है। तो यहाँ पे देखिए सीपीयू में कोर क्या होता है? कोर सीपीयू के अंदर एक स्वतंत्र प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे आप सीपीयू के अंदर कहिए कि एक छोटा सीपीयू समझ सकते हैं, अर्थात सीपीयू चिप्स का एक छोटा रूप समझ सकते हैं, जो और आपका काम कहिए कि आसान कर देता है, प्रोसेसिंग का कुछ काम वगैरह ये मेंटेन कर लेता है। इसमें आपके सिंगल कोर सीपीयू आते हैं, डबल कोर आते हैं और क्वाड कोर आते हैं। ऐसे समझिए कि एक कर्मचारी, जैसे सिंगल कोर सीपीयू मान लीजिए कि है आपका, तो एक कर्मचारी जो सभी काम को अकेला करता है, अर्थात मान लीजिए कि आपको क्या करना है, गाना सुनना है, एडिटिंग करना है, ठीक है? और एक कोई काम करना है, तो ये तीनों काम क्या करेगा? अगर अब मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि ये 3 काम हैं, तो एक ही कर्मचारी मिल कर के करेगा तो हो जे उसको काफ़ी ज़्यादा टफ़ लगेगा। तो इसीलिए ड्यूल कोर या फिर क्वाड कोर लगाया जाता है कि 2 कर्मचारी जो काम बाँट लेंगे। अब मान लीजिए कि आपके में ड्यूल कोर लगा हुआ है, 2 कोर लगे हुए हैं या फिर 4 कोर आपके सीपीयू में लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएँगे, एक तरीके से सब जितने आप काम करेंगे एक साथ, मान लीजिए कि आपको एडिटिंग भी करना है, इधर गेम भी खेलना है, इधर करिए कि वीडियो भी देखना है, तो सारे काम क्या कर लेंगे, सभी कोर अपना-अपना काम बाँट लेंगे कि भाई हम ये काम कर दे रहे हैं, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो। तो कोर का मुख्यतः काम क्या होता है? ये एक प्रकार का सीपीयू के अंतर्गत ही कहिए कि सीपीयू का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। जब ज़्यादा काम आप कहिए कि सिस्टम पे बैठ कर के करते हैं, कंप्यूटर पे बैठ कर के करते हैं, तो उन चीज़ों को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है कि भाई ये काम आया है एडिटिंग का, ये वाला तुम कर दो। दूसरा काम आया है, ये वीडियो देख रहा है, तो ये काम तुम कर दो, इसको तुम प्रोसेस कर लो। ये काम अपना कहिए कि बाँट लेते हैं, ठीक है? यही आपका क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। इससे क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी आसानी से और प्रोसेसिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है? यहाँ पे देखिए कोर के कार्य क्या है कि एक साथ कई काम करना है, एक साथ वही मैंने आपको बताया कि एक साथ ये क्या करते हैं, कई सारे काम करते हैं। जैसे आप गेम खेलते हुए म्यूज़िक चलाना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं, उसको चलाना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये दोनों काम करेगा। मल्टीटास्किंग में सहायता यानी कि बहुत सारे काम आपको करने हैं, तो हर कोर के अलग-अलग एप्लीकेशन को हर कोर अलग-अलग एप्लीकेशन को सँभालता है, वही मैंने आपको ऊपर एग्ज़ाम्पल के साथ बताया और गति को बढ़ाता है ज़्यादा कोर, ज़्यादा काम एक साथ और बेहतर परफ़ॉर्मेंस यानी कि जितना ज़्यादा आपके सीपीयू में कोर रहेगा, सिंगल कोर रहेगा तो और थोड़ा कम काम करेगा, ड्यूल कोर रहेगा या फिर कहिए कि 4 कोर रहेंगे, 6 कोर रहेंगे। जितना ज़्यादा आप कोर लगाएँगे अर्थात कहिए कि ये सीपीयू का अंतर्गत कहिए कि एक सीपीयू होता है, छोटा-मोटा सीपीयू कहिए कि काम करता है, सीपीयू चिप्स का काम करता है। जितना ज़्यादा कोर रहेगा, उतना ज़्यादा आपका सीपीयू क्या करेगा, काम करेगा। एक साथ आप एडिटिंग करना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं और वीडियो भी देखना चाहते हैं, तो सारा काम ये आपका करिए कि जितना ज़्यादा कोर रहेगा, उतने अच्छे तरीके से करेगा और आपका कंप्यूटर हैंग नहीं करेगा, लैग नहीं करेगा, ठीक है? तो जितना ज़्यादा कोर, ज़्यादा काम एक साथ और बेहतर परफॉर्मेंस। कोर सीपीयू की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने का एक क्या है, तरीका है।
कोर की आवश्यकता कब पड़ती है, जैसे 1 कोर या फिर 2 कोर हो गया, तो जैसे वेब ब्राउज़िंग करना है, ईमेल वगैरह या फिर वर्ड प्रोसेसिंग का काम करना है, तो 1-2 कोर में हो जाएगा। 4 कोर की बात करें तो आपको गेमिंग भी करना है, फ़ोटो एडिटिंग भी करना है, कई सारे काम करना है, तो 4 कोर। 6 प्लस कोर की बात करें तो अगर आपको 4K में वीडियो एडिटिंग करना है, जैसे आपको कई सारे फ़ोटोग्राफ़र वगैरह होते हैं, वीडियोग्राफ़र होते हैं, वो क्या करते हैं, हाई क्वालिटी में करिए कि वीडियो को एडिट करते हैं, ठीक है? या फिर 3D रेटिंग्स आपको स्ट्रीमिंग वगैरह करना है, ठीक है? अच्छे तरीके से आपको स्ट्रीमिंग वगैरह करना है एचडी में, क्वालिटी में, 4K में, तो इसके लिए आपके करिए कि कंप्यूटर में जो आपका सीपीयू का पार्ट है, उसमें कम से कम आपके 6 प्लस कोर होने चाहिए। अभी जो वर्तमान में आ रहे हैं, वो 6 प्लस कोर वाले ही आ रहे हैं, कम से कम 4 कोर तो आपका होता ही होता है, ठीक है? कि हाँ, कई सारे काम अगर आप करते हैं, तो आपका सिस्टम हैंग वगैरह ना करे। यही बेसिकली यहाँ पे आपके सीपीयू में कोर का काम होता है, ठीक है? अब अगर आपसे ये देखिए इस प्रकार से आपका कोर होता है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ, सीपीयू में कोर का क्या मतलब होता है? तो आप बता देंगे कि हाँ भाई, सीपीयू के अंतर्गत सीपीयू जो चिप्स होता है, उसी प्रकार का एक चिप्स होता है, छोटे-छोटे कोर होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके सीपीयू के प्रोसेसिंग पावर को बढ़ा देते हैं, काम करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। एक साथ आप कई प्रकार के काम करेंगे तो आपका सिस्टम क्या करेगा, हैंग नहीं करेगा, लैग नहीं करेगा, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए, आपने सीपीयू पढ़ा, सीपीयू के अंतर्गत आपने कोर का काम देख लिया। अब मेन पार्ट्स ऑफ सीपीयू, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीपीयू के मुख्य भाग कौन-कौन से होते हैं? तो 3 मुख्य भाग होते हैं। एक आपका होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा आपका होता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है आपका रजिस्टर मेमोरी, ठीक है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? सभी गणितीय और तार्किक ऑपरेशन को करता है, जितने काम इसको दिए जाते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया या फिर तार्किक ऑपरेशंस हो गए, वो काम आपका एएलयू करता है। दूसरा आपका कंट्रोल यूनिट हो गया, सभी हार्डवेयर को नियंत्रित करेगा और निर्देश देने का काम करेगा। और तीसरा आपका रजिस्टर होता है, छोटी तेज मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंतर्गत करिए कि डेटा को प्रोसेस करने का और उसको एक तरीके से रखने का काम करती है कि हाँ, काम आपका जल्दी-जल्दी हो, सही तरीके से हो और सटीक तरीके से हो, ठीक है? तो ये मेन आपके पार्ट्स होते हैं सीपीयू के, 3 भाग होते हैं। आपका एएलयू हो गया, सीयू हो गया और रजिस्टर जिसे हम मेमोरी कहते हैं, वो आपका हो गया। यहाँ पे देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए मेन पार्ट्स आप करिए कि सीपीयू के पार्ट्स के बारे में, तो ये डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है कि हाँ, कंट्रोल ये आपका पूरा सीपीयू हो गया, ठीक है? ये आपका पूरा सीपीयू हो गया। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस करिए कि ये बाहर आपके लगे हुए हैं, इसको साइड कर दीजिए। सीपीयू की बात यहाँ पे हो रही है, तो एक आपका कंट्रोल यूनिट होगा जो चीज़ों को कंट्रोल करेगा। एक आपका अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होगा जो करिए कि आपके सभी तार्किक गणनाएँ और गणितीय गणनाएँ करेगा। एक आपका मेमोरी यूनिट होगा जो चीज़ों को करिए कि सँभालेगा, ठीक है? डेटा को स्टोर करने का काम करेगा। ये आपके मेन पार्ट्स ऑफ सीपीयू के मुख्य करिए कि पार्ट्स का ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है? ऐसे बनाइए, चाहे साइड में आपको दिख रहा होगा, ऐसे बनाइए, ठीक है? यहाँ पे इंटरनल पार्ट्स कुछ देख लीजिए, सीपीयू के कौन-कौन से इंटरनल पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सीपीयू आपका जैसे आपने देखा होगा, कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर के बगल में ही आपका एक डब्बे के जैसा आपका सीपीयू लगा होता है, तो ये आपका सीपीयू है। अब सीपीयू के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो एक आपका मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड कौन-सा बोर्ड होता है? जिसमें सारे आपके स्लॉट होते हैं। आपको ईयरफ़ोन लगाने का स्लॉट है, त मतलब मोबाइल की बात कर रहा हूँ, तो जैसे ईयरफ़ोन का स्लॉट होता है, चार्जिंग का स्लॉट होता है, ये सब आपके मदरबोर्ड में ही लगे होते हैं। मोबाइल के अंदर भी जो आपका मदरबोर्ड होता है, इसी प्रकार से सीपीयू के अंतर्गत जो आपका मदरबोर्ड होता है, इसमें सभी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक है? जैसे आपका इसी में रैम का पार्ट हो गया, सीपीयू चिप्स का पार्ट इसी में लगा हुआ है, ठीक है? जितने भी पार्ट्स हैं सब इसी में क्या होते हैं, जितने भी पार्ट्स हैं सब इसी में आपके रैम है, अर्थात ये एक तरीके से मेन आपका कह लीजिए कि जो बोर्ड होता है, जिसमें आपकी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसी में अटैच होती हैं कहीं न कहीं तरीके से, ठीक है? किसी न किसी तरीके से, जैसे आपके चार्जिंग का स्लॉट हो गया, तो यहाँ कहीं चार्जिंग का स्लॉट हो जाएगा, कहीं का लेके आपके साउंड कार्ड का स्लॉट हो गया, ठीक है? कहीं आपके कहिए कि रैम का स्लॉट हो गया, रोम का स्लॉट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी मदरबोर्ड में ही आपके क्या होती हैं, अटैच होती हैं। तो मदरबोर्ड का नाम ही है सिस्टम बोर्ड या फिर मदरबोर्ड या फिर मेन बोर्ड, जिसमें आपके सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, सभी पुर्जे एक साथ जुड़े होते हैं। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले ये देख लीजिए, ये आपका सीपीयू का ऊपर का खोखला हो गया, उसके अंतर्गत आपका मेन बोर्ड होता है, अर्थात कहिए कि मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड में ये सारे सीपीयू के प्रोसेसिंग चिप्स हो गए, ठीक है? चार्जिंग स्लॉट अर्थात जितने भी स्लॉट वगैरह होते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपकी मदरबोर्ड में ही लगी होती हैं। तो इसके इंटरनल पार्ट्स कौन-कौन से हो जाएँगे, तो मेन-मेन जो है उसको आप देख लीजिए थोड़ा बहुत ऊपर-ऊपर। आपका रैम का मॉड्यूल्स हो गया, ठीक है? सीपीयू का जो प्रोसेसिंग चिप्स वगैरह होते हैं, कोर वगैरह होते हैं, ये आपके मदरबोर्ड में लगी होती हैं। तो पहले तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें लगेंगी, ये सारी चीज़ें हैं वो आपकी इसमें लग जाएँगी और इसको ले जाकर के लास्ट में इसमें फिट कर दिया जाएगा। फिर नट बोल्ट से इसको, इसका जो कवर है उसको कस दिया जाएगा। तो इसमें बेसिकली आपके
कुछ आपके स्टोरेज के डिवाइसेज़ होते हैं, ठीक है? हार्ड डिस्क वगैरह तो अब फ्लॉपी डिस्क तो आपका नहीं चल रहा है, पहले पुराने ज़माने में चलता था, हार्ड डिस्क वगैरह हो गए, ठीक है? ऑप्टिकल ड्राइव वगैरह हो गए, फिर आपका रैम के और प्रोसेसिंग के चिप्स वगैरह हो गए और जितने भी स्लॉटिंग पॉइंट्स हैं वो रहेंगे और सिस्टम का फैन रहेगा और आपका कहिए कि हीट का सिंक रहेगा और पावर सप्लाई के कुछ डिवाइसेज़ वगैरह रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें रहेंगी और कुछ चीज़ें आपकी जो स्लॉट वगैरह है उसको मदरबोर्ड में फिट करके, जैसे आपका प्रोसेसिंग चिप्स वगैरह हो गया, रैम वगैरह हो गया, इसको इसमें फिट करके और इसको ले जाकर के लास्ट में क्या करेंगे, इसमें फिट कर देंगे और इसके बाद से इसके ऊपर का कवर लगा देंगे। तो ये आपका पूरा सीपीयू तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपके कुछ इंटरनल पार्ट्स हो गए, ठीक है? अब मदरबोर्ड क्या होता है, वही देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे जो आपका मुख्य बोर्ड बोर्ड होता है, मदरबोर्ड को हिंदी में मुख्य परिपथ बोर्ड या फिर प्रधान तख्ता या फिर मातृबोर्ड कहा जाता है। हालाँकि आम तौर पर लोग इसे अंग्रेजी के नाम से मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, जो सभी महत्वपूर्ण घटकों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है और उन्हें आपस में संचार करने की सुविधा देता है। इसे कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी या फिर बैकबोन भी कहा जाता है। मेन जो बोर्ड होता है जिसमें सभी आपके कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, वो आपका मदरबोर्ड होता है। मुख्य काम क्या है? जैसे आपका सीपीयू के सॉकेट हो गए, प्रोसेसर लगाने का स्थान हो गया, वो भी आपके मदरबोर्ड में ही होता है। रैम का स्लॉट हो गया, चिपसेट हो गया, एक्सपेंशन स्लॉट हो गया, ठीक है? स्टोरेज कनेक्टर हो गया, फिर पावर कनेक्टर हो गया, बैक पैनल कनेक्टर्स हो गया, बायोस हो गया, अर्थात बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया। ये सारे काम जो जोड़ने का काम होता है सभी घटकों का, वो आपका मदरबोर्ड ही करता है, उसी में आपके सारे पार्ट्स जुड़े होते हैं, ठीक है? मदरबोर्ड के मुख्य काम क्या-क्या है? तो सभी घटकों को जोड़ना, ठीक है? वही आपने ऊपर देखा, डेटा और बिजली का प्रवाह निरंतर कहिए कि बनाए रखना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई स्लॉट है, फिर कोई यहाँ पे स्लॉट है, तो यहाँ पे कहिए कि आपके सिग्नल का, बिजली का प्रवाह वगैरह होते रहता है। ये नहीं है कि हाँ, यहाँ पे अब जब सारी चीज़ें एक ही तरीके से जुड़ी हैं, आईसी के फॉर्म में सारी चीज़ें एक ही आपके मदरबोर्ड से जुड़ी हैं, तो सारे इसमें सिग्नल का प्रवाह वगैरह होते रहता है। बाहरी उपकरणों को कनेक्ट करना यूएसबी के माध्यम से, तो यहाँ पे साइड-साइड में आप देखेंगे कॉर्नर पे, तो इसी बोर्ड में यूएसबी पोर्ट वगैरह भी लगा होता है और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फर्मवेयर द्वारा कंप्यूटर को बूट करना, ये सारे काम आपके क्या करते हैं, आपके मदरबोर्ड करते हैं, तो मदरबोर्ड के ये काम हो गए। फिर आगे चलते हैं, ये देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मेन-मेन चीज़ें आपको देखना है, जैसे आपका कैपेसिटर हो गया, सीपीयू का सॉकेट हो गया, रैम कहिए कि मेमोरी के कहिए कि स्लॉट हो गए, ठीक है? कनेक्टिंग का सीएमओएस बैटरी का जो आपके सिलेबस में है उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? सिस्टम पैनल का कनेक्टर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको मेन-मेन जो पॉइंट्स है बस आपको वही याद रखना है, पूरा डिटेल में आपको अगर आपसे मदरबोर्ड के बारे में पूछा जाता है, तो आप जनरली लिख लेंगे कि हाँ, मदरबोर्ड जो मुख्य बोर्ड होता है जिसमें सारे कंपोनेंट्स आपके जुड़े होते हैं, सारे स्लॉटिंग पॉइंट सीपीयू के सॉकेट हो गए, रैम का कहिए कि स्लॉट हो गया, सारे स्लॉट आपके इसी में होते हैं, इसी में आपकी सारी चीज़ें जुड़ती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने सीपीयू देखा, सीपीयू के मुख्य 3 भाग थे, एएलयू थे, कंट्रोल यूनिट थे और आपका मेमोरी था, तो तीनों के बारे में थोड़ा-थोड़ा डिटेल में और देखते हैं। एएलयू सीपीयू का वह हिस्सा है जो कंप्यूटर को गणना करने और तार्किक निर्णय लेने की क्षमता देता है। बिना एएलयू के सिर्फ डेटा स्टोर कर सकता है, प्रोसेस नहीं कर सकता। यानी कि एएलयू क्या है? जैसे आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है या फिर कहिए कि गणनाएँ करना है, तो पूरा ये दिमाग लगाने का काम कौन करेगा? एएलयू ही करेगा। बिना एएलयू के कंप्यूटर केवल कहिए कि आपका जो सीपीयू है केवल डेटा को स्टोर कर पाएगा, कुछ कहिए कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब काम नहीं कर पाएगा। सोचने समझने का अर्थात कहिए कि कैलकुलेशन वाला काम नहीं कर पाएगा। जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग और जितने भी तार्किक संक्रियाएँ हो गई, ठीक है? ऑपरेशंस हो गए, तार्किक ऑपरेशंस हो गए, ये सारा काम आपका कौन करेगा? एएलयू ही करेगा। यह लगभग 10 लाख गणनाएँ प्रति सेकंड की गति से करता है। कितनी गणनाएँ? 10 लाख गणनाएँ प्रति सेकंड के हिसाब से करता है। काफ़ी प्रोसेसिंग पावर इसकी काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है? इसी इसी की सहायता से ये आपके जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर तार्किक ऑपरेशंस होते हैं, पूरा काम आपका एएलयू का ही होता है, ठीक है? फिर कंट्रोल कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वह भाग है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है, अर्थात जो भी काम आप वहाँ पे कर रहे हैं उसको कंट्रोल करेगा और हार्डवेयर पार्ट्स को भी कंट्रोल करेगा। इसे कंप्यूटर का ट्रैफिक पुलिस या फिर कंडक्टर कह सकते हैं, ठीक है? फिर चलते हैं आपका नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट के कुछ और कुछ और पॉइंट्स है उसको देख लीजिए कि कंट्रोल यूनिट सीपीयू का प्रबंधक है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी हार्डवेयर सही समय पर सही काम कर रहे हैं या बिना शोरगुल के पूरे सिस्टम को चलाता है और कंप्यूटर की दक्षता को क्या करता है निर्धारित करता है, अर्थात पूरा कंट्रोलिंग का जो काम है हार्डवेयर कंपोनेंट्स का कंट्रोल और जो भी काम हो रहा है उसका कंट्रोल, वो पूरा आपका क्या करता है कंट्रोल यूनिट ही पूरा काम करता है। इसका महत्व क्या है? तो समन्वय स्थापित करना, सभी हार्डवेयर को एक साथ मिलाकर काम करना, कुशल निष्पादन निर्देशों को तेजी से प्रोसेस करना, संसाधन प्रबंधन अर्थात कहिए कि सीपीयू के विभिन्न भागों का सही उपयोग कहाँ पे किसका उपयोग करना है, उसको बताना और प्राथमिकता निर्धारण यानी कि कौन-सा काम पहले होगा, कौन-सा बाद में, उसके बारे में बताना। ये सारे कंट्रोल का काम आपका कंट्रोल यूनिट ही करता है। तीसरा आपका है सीपीयू मेमोरी जिसे रजिस्टर कहते हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है?
तो सीपीयू मेमोरी या कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर स्थित एक अत्यंत तेज मेमोरी है जो बार-बार उपयोग होने वाले डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। जैसे ही आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, तो ये पूरा डेटा आपका एक तरीके से इरेज़ हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक मैं व्हाट्सएप का ही बार-बार एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि सभी बच्चे चलाते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो देखेंगे जैसे आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल करने जाएँगे या फिर अनइंस्टॉल करने जाएँगे, तो वहाँ पे एक आपको देखने को मिल जाएगा खूब जो कैश कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी कहते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ, क्लियर कैश, ठीक है? तो आप जो भी चीज़ें डेटा वगैरह यूज़ करते हैं, मान लीजिए कि आप अभी फ़िलहाल की बात करें, आप व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं और आप बीच वाले बटन से आपने फ़ोन को क्या कर दिया, आपने मिनिमाइज़ कर दिया, दूसरा काम आप करने लगे, फिर आपने फेसबुक ओपन कर लिया, तो व्हाट्सएप आपका क्या है, रनिंग में है, तो सारे काम उसमें जो भी आप काम कर रहे थे, टाइपिंग वगैरह या फिर जो भी किसी को मैसेज चैट पे भेज रहे थे, तो एक तरीके से जो भी आपका डेटा है, वो अभी तो चल रहा है, ठीक है? जैसे ही मान लीजिए कि आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो डेटा आपका क्या हो जाएगा, इरेज़ हो जाएगा। तो ये पूरा काम जो होता है, जो प्रोसेसिंग का काम होता है, तो उसमें जो चीज़ें कहिए कि स्टोर होती रहती है, अर्थात कहिए कि वो चीज़ें जो काम होता रहता है, उसको जो प्रोसेस करने का, उसके डेटा को जो प्रोसेस करने का काम करता है, वो आपका कैश मेमोरी सीपीयू में जो कैश मेमोरी होता है, वही आपका करता है, ठीक है? तो इसी प्रकार से आपके कंप्यूटर में भी सीपीयू में भी कैश मेमोरी होती है। तो सीपीयू में सीपीयू मेमोरी या फिर कहिए कि कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर अंदर स्थित एक अत्यंत तेज़ मेमोरी है, जो बार-बार उपयोग होने वाले डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से क्या करती है, स्टोर करती है। सीपीयू मेमोरी इक्वल टू कंप्यूटर के पास छोटी-सी सुपरफास्ट याददाश्त जो ज़रूरी चीज़ें क्या करती है, याद रखती है। सीपीयू मेमोरी एक छोटा सुपरफास्ट नोटबुक है, जो सीपीयू अपने पास रखता है ताकि बार-बार उठने-बैठने रैम हार्ड डिस्क जाने की ज़रूरत ना पड़े। जो छोटे-मोटे काम है वो यही कर ले, बार-बार आपको रैम में या फिर हार्ड डिस्क में जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, कि अरे यार ये काम करना है फिर हमें रैम के पास जाना पड़ेगा, रैम से इन्फॉर्मेशन को लाना पड़ेगा, नहीं। हमारे पास एक कैश मेमोरी है, हमने इसी में एक तरीके से चीज़ों को स्टोर कर रखा है। छोटी-मोटी जो जानकारी है, अगर बड़ी जानकारी, बड़े डेटा चाहिए तो आपका रैम में या फिर कहिए कि आपका हार्ड डिस्क में रहेगा। तो छोटी-मोटी जानकारी है वो यही रख लेता है, अपना काम कर लेता है। सीपीयू मेमोरी के प्रकार देखिए, रजिस्टर हो गया, कैश मेमोरी हो गया और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट हो गया, ये सीपीयू मेमोरी के प्रकार हैं। ये पूरे मतलब डेटा को कहिए कि एक तरीके से अस्थायी रूप से स्टोर करने का काम करते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर से उसको दे देते हैं। जब भी जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी, तो सिस्टम को दे देंगे। संक्षेप में समझें, जो आपका रजिस्टर हो गया, तो सीपीयू की सबसे तेज़ मेमोरी सीधे ऑपरेशंस में उपयोग होती है। जो भी आप काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहा है सिस्टम पे, तो सीपीयू क्या करेगा, ये सबसे तेज़ जो रजिस्टर होता है, सीपीयू की सबसे तेज़ मेमोरी होती है, जो आपके ऑपरेशंस में डायरेक्टली उपयोग होती है। कैश मेमोरी क्या होता है, सीपीयू और रैम के बीच स्पीड बढ़ाने वाली मेमोरी होती है कि बार-बार रैम के पास ना जाना पड़े, तो आपका कैश मेमोरी का उपयोग होता है। और एमएमयू क्या होता है, वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलने वाला एक हार्डवेयर यूनिट होता है, ठीक है? ये तीनों कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं कि हाँ, आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो सीपीयू है, वो तेज़ी से काम करे, सटीक तरीके से काम करे, उसमें कोई दुविधा ना हो, अर्थात बार-बार डेटा को कहीं से लाने की ज़रूरत ना पड़े। ये तीनों मिल करके आपके परफॉर्मेंस को, आपके सिस्टम को, परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, सुरक्षा को, परफॉर्मेंस को और एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं। फिर आपका देखिए, ये आपने पढ़ लिया कंप्यूटर के, आपने सीपीयू के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद से आपका मेमोरी वाला पार्ट आ जाएगा, अर्थात सीपीयू के बाद से आपका जो टॉपिक है, रैम-रोम का ही आपका टॉपिक है। तो रैम बेसिकली क्या है, आपका मेमोरी है, ठीक है? अब कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, इसको थोड़ा-सा देख लीजिए। तो कंप्यूटर मेमोरी किसे कहते हैं? वह एक प्रकार का उपकरण होता है जो आपके डेटा को, अर्थात आपके वीडियोज़, फ़ोटोज़ या फिर जो भी आपके कहिए कि डेटा हो गए, जो भी आपके सॉफ्टवेयर हो गए, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे विंडोज़ हो, इन सारे डेटा को रखने का जो काम करता है, वो कौन करता है? आपका मेमोरी ही करता है। मेमोरी में कई प्रकार होते हैं, ठीक है? आपका रैम-रोम हो गया, फिर आपका हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, जितने मेमोरी के बारे में पढ़ना है, तो ये सारे आपके मेमोरी के अंतर्गत ही आते हैं। तो कभी-कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछ जाता है कि हाँ, मेमोरी क्या होता है? इसके बारे में बताइए। अभी मैं आपको डायग्राम की सहायता से ही सारी चीज़ें बता दूँगा, ठीक है? यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसी की सहायता से आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएँगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेमोरी के बारे में थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि मेमोरी कहते किसे हैं, फिर मैं आपको डायग्राम की सहायता से सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मेमोरी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और निर्देशों को अस्थायी या फिर अस्थायी, अर्थात कहिए कि परमानेंट तरीके से भी रख सकती है और टेम्पोररी, अगर आपको शॉर्ट टर्म में रखना है तो उसके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मेमोरी एक क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और निर्देशों को अस्थायी या फिर अस्थायी रूप से स्टोर करती है। यह कंप्यूटर का वह भाग है जहां सूचनाएं, प्रोग्राम्स और प्रोसेस किए जा रहे डेटा रखे जाते हैं, अर्थात कहिए कि सिंपल भाषा में आपके पास कोई वीडियो है, कोई इमेज है,
उस चीज़ को आप रखना चाहते हैं तो आप कहाँ रखेंगे? मेमोरी में रखेंगे। इसी प्रकार से जो आपका मोबाइल हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया, तो उसमें सिस्टम होते हैं, सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो गया तो एंड्रॉयड होगा, आईफ़ोन होगा तो आईओएस होगा, आपका लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह होगा तो उसमें विंडोज़ होगा, कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे रखी जाती हैं, वो आपकी मेमोरी में ही रखी जाती हैं। आप मेमोरी के आगे टाइप्स को देखेंगे तो उसमें आपके रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी ये सारी चीज़ें आएँगी। यहाँ तक आप चीज़ों को समझ गए। फिर देखिए, मेमोरी वह याददाश्त या फिर जगह है जिसमें कंप्यूटर अपना सारा कामकाजी और अस्थायी डेटा सँजो कर रखता है कि जब भी उसको ज़रूरत पड़े फिर से वहाँ से क्या कर लेगा, वो ले लेगा, ठीक है? फिर देखिए आगे चलते हैं, यहाँ आप देखिए इसी डायग्राम की सहायता से मैं आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूँगा। मेमोरी में आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है प्राइमरी जिसे हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं, एक आपका सेकेंडरी हो गया जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं और एक आपका कैश मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इसमें आपके 2 प्रकार होते हैं, एक आपका रैम होता है, एक आपका रोम होता है। रैम क्या करता है, आपके फ़ोन को या फिर आपके कंप्यूटर को चलाने की क्षमता को कहिए कि ये प्रदर्शित करता है। अगर आपके मान लीजिए कि 4 जीबी रैम है या फिर कहिए कि 6 जीबी रैम है या फिर 2 जीबी रैम है तो आपका फ़ोन काफ़ी स्लो काम करेगा। अर्थात कहिए कि ये आपकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को दर्शाता है कि आपका फ़ोन कितनी तेज़ी से काम करेगा, प्रोसेसिंग पावर इसकी कितनी है। ये सारा आपका काम कौन करता है, रैम करता है। जैसे आपका अगर आप मोबाइल फ़ोन चला रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें अगर आपने देखा होगा कभी, तो हो सकता है कि आपका 2 जीबी रैम होगा। अब तो 2 जीबी बहुत कम आ रहे हैं, मतलब बहुत रेयर केस में। कम से कम आपका 4 जीबी होगा या फिर कहिए कि 6 जीबी होगा या फिर हो सकता है कि आपका 8 जीबी हो। तो 8 जीबी होगा तो आपका जो प्रोसेसिंग अर्थात कहिए कि मान लीजिए कि आप व्हाट्सऐप ओपन कर रहे हैं तो तुरंत ओपन हो जाएगा, किसी चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं तो तुरंत क्लिक होगा। अर्थात जो प्रोसेसिंग का काम है वो तुरंत-तुरंत होता है, काफ़ी तेज़ी से होता है। तो यही आपका रैम का काम होता है। रोम का काम क्या होता है? तो सिंपल सरल और आसान भाषा में समझेंगे। आपने देखा होगा, आपने अगर नोकिया का फ़ोन वगैरह पहले चलाया होगा या फिर अभी भी की बात करें, लेकिन मैं एक नॉर्मल से एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ जो सभी को मालूम होगा। तो जब भी आप मोबाइल फ़ोन को ऑन करते होंगे, जैसे आपका नोकिया का फ़ोन हो गया, स्विच ऑफ है, ऑन करते होंगे, तो 2 हाथ इधर से आते थे, एक इधर से हाथ आएगा, एक इधर से हाथ आएगा, दोनों आपस में क्या करेंगे, हाथ मिलाएँगे और कुछ म्यूज़िक बजेगा, ठीक है? तो ये जब भी आप मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे या फिर कहीं फेंक देंगे, फिर से उसको ऑफ है, ऑन करेंगे, तो ये काम आपका ये चलेगा ही चलेगा। तो ये पूरा जो डेटा एक तरीके से अस्थायी रूप से कहिए कि स्टोर करने का काम करता है, वो रोम करता है। इसको आप मिटा नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चलिए भाई ये हाथ मिला रहा है, तो हम कुछ सेट कर दे रहे हैं कि ये पैर मिलाए, नहीं। वो ये क्या करते हैं, कंपनी पहले से ही प्रोग्राम करके इसको सेट किए रहते हैं। ये आपका ये चीज़ें जो स्टोर हुई होती हैं, वो किसमें होती हैं? आपके रोम में ही स्टोर होती हैं। क्या करता है, रोम इन चीज़ों को स्टोर कर देता है कि भाई हमने कुछ चीज़ों को सेट कर दिया है कि हाँ, ये हमारी कंपनी का है, ऐसे करना है। चीज़ों को सेट कर दिया है कि डेट और टाइमिंग कहाँ पे दिखेंगे। ये सारी चीज़ों को जो सेट कर देता है, तो वो ये जो डेटा है, ये सब जो डेटा है, ये कौन आपका स्टोर करता है? वो रोम ही आपका स्टोर करता है, ठीक है? अभी रोम के बारे में टाइप्स भी हम देखेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से आपका आ गया ऑप्टिकल डिस्क, जैसे आपने सीडी, डीवीडी के बारे में सुना होगा, आपने बचपन में मूवी वगैरह भी देखा होगा सीडी, डीवीडी के बारे में। तो ये अब आपका क्या हो गया है, अप्रचलित हो गया है, ये आपका नहीं चल रहा है, ठीक है? आपका जो मैग्नेटिक डिस्क है, तो उसमें आपका देखिए एक एचडीडी हो गया और एचडीडी का ही एक जो आपका पुराना वर्ज़न था फ्लॉपी डिस्क, तो ये भी आपका अप्रचलित हो गया। आपके सिलेबस में केवल आपको एचडीडी पढ़ना है। फिर आपके मैग्नेटिक टेप्स वगैरह हो गए, एलटीओ हो गए, डीएलटी हो गए, तो ये भी आपका अप्रचलित हो गया है। मेन जो आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में एचडीडी के बारे में पढ़ना है। ये वाला आपको टॉपिक पढ़ना है, एचडीडी के बारे में पढ़ना है, रोम के बारे में पढ़ना है, रैम के बारे में पढ़ना है और उसके थोड़े बहुत टाइप्स देख लेना है, ठीक है? अब इसमें देखिए टाइप्स में देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा डाउट्स आपके क्लियर कर दूँ। जैसे रोम हो गया, तो एक हो गया आपका ये आपका एम रोम हो गया, एक आपका पी रोम हो गया, एक आपका ईपी रोम हो गया और एक आपका डबल ईपी रोम हो गया। इसी का उन्नत रूप जो डबल ईपी रोम है, इसी का उन्नत रूप क्या है, आपका फ्लैश मेमोरी है, जो आपका इंटरनल स्टोरेज का काम कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा कंप्यूटर में एक आपने एसएसडी सुना होगा, एक आपने एचएसडी सुना होगा। तो एचएसडी क्या है? आप बाहर से कहिए कि एक मेमोरी कार्ड लाते हैं, कंप्यूटर में लगाते हैं। एसएसडी क्या है कि आपके कंप्यूटर में ही इंटरनल स्टोरेज आपको दे दिया जाएगा, बना करके पहले से ही आपको दे दिया जाएगा। इसको मोबाइल की सहायता से समझते हैं। आपका मोबाइल हो गया, तो आपके मोबाइल में रैम तो होगा, चलिए रैम तो अलग की चीज़ हो गई। आप अलग से एक मेमोरी कार्ड का सिम के पास एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन होता है कि उसमें आप मेमोरी कार्ड लगाएँगे। तो अगर आप मान लीजिए कि आपको मेमोरी कार्ड नहीं लगाना है, तो इसके लिए क्या होगा कि हाँ, आपके जो डिवाइस है उसमें स्टोरेज अच्छा खासा हो, इंटरनल स्टोरेज अच्छा खासा हो, तो इंटरनल स्टोरेज हो सकता है कि आपका 32 जीबी हो सकता है कि आपका 64 जीबी हो। रैम आपका अलग चीज़ होता है जो आपकी प्रोसेसिंग पावर को कहिए कि डिफाइन करता है, उसको दर्शाता है और इंटरनल स्टोरेज
स्टोरेज जिसमें आप फ़ोटोज़, वीडियोज़ को सेव कर सकते हैं, वो आपका इंटरनल स्टोरेज होता है। तो हो सकता है कि आपका 32 जीबी हो, 64 जीबी हो या फिर 128 जीबी हो या फिर 256 जीबी हो। तो ये आपका क्या होता है इंटरनल स्टोरेज होता है जिसमें आप डेटा को सेव कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल में आता है, अब मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम्पल के लिए कि आपका 64 जीबी है, तो 64 जीबी में से कुछ चीज़ें आपकी भरी रहती हैं। जैसे 64 जीबी अगर आपको इंटरनल स्टोरेज के रूप में मिल रहा है, तो इसमें आपके कुछ एप्लीकेशंस, कुछ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर भरे रहते हैं, तो इसमें आपका 15-20 जीबी आपका पहले से ही भरा रहेगा। लगभग आपका कहिए कि 45 या फिर 40 या फिर 50 जीबी के आस-पास आपका खाली रहेगा। तो सेम इसी प्रकार से आपका क्या होता है एसएसडी होता है। ये आपका क्या होता है आपके कंप्यूटर में ही इंटरनल स्टोरेज होता है। इसके लिए अब भाई ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपको मेमोरी कार्ड लगाना है, जब हमको इंटरनल स्टोरेज 128 जीबी, 256 जीबी मिल जा रहा है, तो हम मेमोरी कार्ड बाहर से क्यों लगाएँगे डेटा को स्टोर करने के लिए? क्योंकि ये खराब भी हो सकता है। इंटरनल स्टोरेज है तो वो आपका खराब होगा नहीं। सेम इसी प्रकार से ये आपका एचएसडी और एसएसडी होता है। एसएसडी क्या है? बाहर का कहिए कि हार्ड डिस्क ड्राइव है जिसको आप कहिए कि मेमोरी के रूप में बाहर से लगाते हैं, कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में लगाएँगे डेटा को, मूवी को या फिर वीडियोज़ को या फिर अपने फ़ाइल को स्टोर करने के लिए। एसएसडी क्या है कि आपके सिस्टम में ही इंटरनल स्टोरेज दे दिया गया है कि भाई आप क्या कर लीजिए कि यहीं पे स्टोर कर लीजिए। अब ये रहेगा तो आपका जो सिस्टम है वो काफ़ी तेज़ी से काम करता है, सटीक तरीके से काम करता है क्योंकि आपका इंटरनल स्टोरेज है, बाहर से आपको कोई डिवाइस वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका थोड़ा-सा कहिए कि तेज़ी से काम करता है। अगर आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में ये रहता है तो ये रहता है तो तेज़ी से ये भी काम करता है, लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ा-सा धीमे काम करता है। तो सेम यही आपका क्या होता है एसएसडी होता है। जैसे मोबाइल में आपका इंटरनल स्टोरेज होता है 64 जीबी या फिर 128 जीबी या फिर 256 जीबी या फिर 512 जीबी। इसी प्रकार से आपका कंप्यूटर में क्या होता है आपका एसएसडी होता है इंटरनल स्टोरेज के रूप में। तो जो भी आपका एसएसडी होता है जैसे आपके मोबाइल में ये हो गया आपका इंटरनल स्टोरेज मैंने आपको बताया कि आपके में मान लीजिए कि इंटरनल स्टोरेज हो गया 64 जीबी। 64 जीबी आपको पूरा फ्री नहीं मिलता है। इसमें कुछ आपके क्या होते हैं सिस्टम के सॉफ्टवेयर वगैरह इसको पहले से ही भरे रहते हैं। तो 64 जीबी में आपका हो सकता है कि 45 जीबी, 50 जीबी आपको फ्री मिले और में आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे हम कहिए कि रोम कहते हैं, उसके फाइल वगैरह रहेंगे। जैसे अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बताया कि नोकिया का फ़ोन हो गया, आप खोलेंगे जैसे तो 2 हाथ आएँगे, मिलाएँगे और थोड़ा-सा म्यूज़िक बजेगा। तो ये हर बार आपका ये डेटा वो कहिए कि अस्थायी रूप से कहिए कि सेव है। जब भी आप फ़ोन का स्विच ऑफ करिए कि स्विच ऑफ है ऑन करेंगे तो ये हाथ मिलाने का प्रोसेस चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ, पैर मिलाने लगेंगे दूसरी बार में, तीसरी बार गले मिलने लगेंगे, नहीं। इस डेटा को एक तरीके से परमानेंट तरीके से कंपनी ने क्या किया है, पहले से ही बिल्ड करके इसको सेव कर दिया गया है। ये प्रोसेस आपका चलते रहेगा। ये पूरा चीज़ें जो स्टोर होती हैं, वो आपकी रोम में ही स्टोर होती है, ठीक है? अब ये रोम में देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कई प्रकार के एम रोम हो गया, ठीक है? फिर आपका पी रोम हो गया, फिर आपका ईपी रोम हो गया, फिर आपका डबल ईपी रोम हो गया। तो सबसे जो बेसिक है आपका रोम में जो सबसे बेसिक है जो चलता था पहले, आपका एम रोम हो गया। अब इसके बाद से आ गया एम रोम और पी रोम एक ही टाइप का होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि चीज़ों को स्टोर कर दिया गया है। अब कंपनी ने सोचा सपोज़ कीजिए कि आपने ये जो प्रोसेस है ये वाला कि हाँ, नोकिया के फ़ोन में आपका हाथ मिला रहा है। अब हाथ मिला रहा है, अब मान लीजिए कि कंपनी को कभी इस लोगो को बदलना है कि भाई हम सोच रहे हैं कि पहले तो हाथ मिलाते थे और ये म्यूज़िक बजता था, हम सोच रहे हैं कि अब गले मिले, ठीक है? तो वो क्या करेगा ईपी रोम लगा दिया यानी कि इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आरओएम है मतलब कि रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? फिर आपका इसमें पी आ गया तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी आ गया तो इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी कि इरेज़ करके फिर से हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि ये हाथ मिला रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अब इसको हम थोड़ा-सा और विकसित कर दे रहे हैं कि भाई हम ये गले मिले अब, ठीक है? तो हम क्या करेंगे इसको इरेज़ कर देंगे, तो इसमें हम ईपीरोम वाला अगर सिस्टम होगा तो पहले नहीं था तो जो चीज़ पहले लगा दिया गया था वही फिक्स रहता था। अब ईपीरोम आ गया तो इरेज़ करके हम दूसरा गले मिलेंगे तो गले मिलने वाला कहिए कि सिस्टम लगा देंगे, ये हाथ वाला इसको इरेज़ कर देंगे। फिर डबल ईपीरोम आ गया, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इरेज़ करने में भी समस्या होती थी कि भाई पूरा आईसी सर्किट वगैरह को निकालना, उसको व्यवस्थित करना। तो इलेक्ट्रिक तरीके से हम कहिए कि सरल तरीके से चीज़ों को निकाल करके और दूसरे प्रोग्राम को हम सेट करते हैं, तो उसी में आपका ईपीरोम आ गया और इसी का जो उन्नत रूप है आपका फ्लैश मेमोरी है, जो कि आपका कहिए कि एक तरीके से इंटरनल स्टोरेज के रूप में कहिए कि प्रयोग होता है, उपयोग होता है और ये काफ़ी ज़्यादा वर्तमान की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है? तो ये आपका रोम का पूरा यहाँ से क्लियर हो गया और रैम क्या करता है, आपकी पावर कैपेसिटी को अर्थात आपकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को दर्शाता है। जितना ज़्यादा आपके मोबाइल में रैम रहेगा, ये सारे आपके देखिए एसरैम, एसडी रैम के प्रकार है, ये सारे जो आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह और सिस्टम वगैरह में ज़्यादातर जो चलते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली रैम, रोम के बारे में जानना होता है, जानना है आपके सिलेबस में जो है और इसके डिफरेंस के बारे में आपको देखना है। यहीं से लगभग आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं आपको फिर से और रिपीट करके थोड़ा-सा बता दूँ। कि आपका मेमोरी क्या है?
आपके डेटा को अर्थात आपके फ़ोटोज़, वीडियो या फिर आपके सिस्टम के जितने सॉफ्टवेयर हैं, उनको स्टोर करने का काम करता है। तो एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, एक होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी और एक होता है आपका कैश मेमोरी, ठीक है? कैश मेमोरी के बारे में अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है? जो शॉर्ट टर्म में कहिए कि जो आपका काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप के जो छोटे-मोटे डेटा हैं, उसको एक तरीके से वो प्रोसेसिंग में रखता है, उसको स्टोर करने का काम करता है, ठीक है? तो ये आपका कैश मेमोरी जब भी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने जाएँगे, तो देखेंगे एक क्लियर डेटा का ऑप्शन आएगा और एक क्लियर कैश का ऑप्शन आएगा, ठीक है? अर्थात आप जो भी काम किए हैं, जो भी आपका डेटा हमने सेव किया है, उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो 20 एमबी, 50 एमबी, 10 एमबी जितना भी आप काम किए रहते हैं, उतना आपका डेटा रहता है, ठीक है? तो ये आपका 3 प्रकार के मेमोरी हो गए, तो प्राइमरी मेमोरी जिसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं, एक आपका सेकेंडरी हो गया, एक आपका कैश हो गया। तो बेसिकली आपको जो सिलेबस में पढ़ना है रैम, रोम और एसएसडी के बारे में जो आपको ज़्यादा पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में ऑब्वियसली आपके सिलेबस में है, ठीक है? फिर यहीं से मैं आपको डिफाइन करके बता दे रहा हूँ कि प्राइमरी मेमोरी हो गया, तो प्राइमरी मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, रैम होता है और रोम होता है। रैम क्या करता है कि आपका जो फ़ोन है या फिर कंप्यूटर है, कितनी तेज़ी से काम करेगा। भाई मुझे ये फ़ाइल ओपन करना है, तो आप ओपन या फिर गैलरी मुझे ओपन करना है, तो गैलरी ओपन करने में मान लीजिए कि 5 सेकंड लग रहा है, मतलब कि आपका रैम क्या है, अच्छा नहीं है। गैलरी ओपन करने में आपका 2 सेकंड लग रहा है। गैलरी पे क्लिक करने में आपका 0.1 सेकंड में आपका गैलरी ओपन हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोसेसिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है, आपका मोबाइल हैंग नहीं कर रहा है, ठीक है? जितना ज़्यादा रैम रहेगा, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोसेसिंग पावर रहेगी, अर्थात आपके मोबाइल के अर्थात कंप्यूटर के चलने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर रोम क्या होता है? ये एक तरीके से इस ऐसी मेमोरी होती है जो आपके डेटा को पहले से जो भी आपकी कंपनी होती है, उसमें डेटा को फिट कर देती है, उसमें सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह को फिट कर देती है, कुछ डेटा को फिट कर देती है। जो एग्ज़ाम्पल के साथ मैंने आपको बताया, अभी भी आप सैमसंग का या फिर जो भी फ़ोन वगैरह यूज़ करते होंगे, जब भी आप स्विच ऑफ खोलेंगे तो कुछ ना कुछ लोगो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जब भी जितनी बार भी आप स्विच ऑफ वगैरह खोलेंगे, ऑन करेंगे मोबाइल फ़ोन को, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये क्या होता है, आपके रोम में ही अर्थात करिए कि आपके सिस्टम में ही इस डेटा को अस्थायी रूप से कहिए कि स्टोर कर दिया गया है। इस पे आपका काबू नहीं है कि हाँ, आप इसको मिटा दें कि भाई अब हाथ मिला रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि नहीं ये खराब लग रहा है, हम इसको मिटा दें, नहीं। ये कंपनी वाले ही पहले से इसको बिल्ड करके बनाए रहते हैं, इसको कंपनी वाले भी सही कर सकते हैं। तो वही पहले आपका एम-रोम और पी-रोम आता था, अर्थात कहिए कि उसको प्रोग्राम कर दिया जाता था एक बार, अब उसको मिटाया नहीं जा सकता, कंपनी वाले भी नहीं हटा पाते थे, अगर हटाना है, तो पूरा रोम के सिस्टम को ही हटाना पड़ेगा। अब वो नई तकनीक जैसे-जैसे लाते गए, तो इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल वाला ला दिए कि हाँ, चलिए अब हाथ मिला रहे हैं, अभी हमें दूसरा सिस्टम यहाँ पे ऐड करना है, तो हम दूसरा कर देंगे। फिर उसके बाद से डबल ईपीरोम आ गया, इसमें इलेक्ट्रिकली तरीके से, आसानी तरीके से हम क्या करते थे, चीज़ों को हटा देते थे और दूसरा सिस्टम वहाँ पे कहिए कि लगा देते थे और इसी का जो कहिए कि उन्नत रूप है, विकसित रूप है, वो आपका फ्लैश मेमोरी है, जो फ्लैश ड्राइव आपका कहिए कि आ रहा है, जिसमें चीज़ों को इंटरनल स्टोरेज के रूप में चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो ये फ्लैश मेमोरी इसका उन्नत रूप है, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब इनको हम एक-एक करके थोड़ा-सा हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मेमोरी में आपके प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी कहते हैं। ये क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं, ठीक है? और ये वाले क्या होते हैं, आप बाहर से कहिए कि पर जो परमानेंट मेमोरी होते हैं, इसको आप बाहर से लगाते हैं, जैसे आपका एसएसडी हो गया, ठीक है? जैसे आपका ऑप्टिकल डिस्क हो गया, मैग्नेटिक डिस्क में आपका एचएसडी हो गया या फिर एसएसडी के बाद से आपका ये दूसरा वाला था आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया, जो आपका अप्रचलित है। ये आपके परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट मतलब इसमें आप चीज़ों को अस्थायी रूप से रिकॉर्ड करेंगे और ये आपके बाहरी मेमोरी है, ठीक है? बाहरी मेमोरी मतलब बाहर से आप इसको लगाते हैं, आपके बाहर से आप मार्केट से या फिर कहीं से परचेज़ करके लाएँगे, उसको आप लगाएँगे और ये आपके सिस्टम में ही क्या होते हैं, फिट होते हैं, जैसे रोम हो गया, रैम हो गया और रोम हो गया। रैम की बात करें तो आपका एसरैम हो गया, डीरैम हो गया। रोम की बात करें तो आपका एमरोम हो गया, पीरोम हो गया, ईपीरोम हो गया और डबल ईपीरोम हो गया, ठीक है? अब इन चीज़ों को एक-एक करके देखते हैं। डिफरेंस देख लीजिए प्राइमरी मेमोरी और आपके कहिए कि सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है, इसकी स्पीड आपकी काफ़ी तेज़ होती है क्योंकि ये आपके सिस्टम के अंतर्गत ही होती है, सेकेंडरी मेमोरी की। इसकी अपेक्षा थोड़ी-सी धीमी होती है। ये क्या होती है, अस्थायी होती है अर्थात ये चीज़ों को अस्थायी रूप से कहिए कि स्टोर करती है। उसमें इसमें आपके जो 2 होते हैं, एक आपका रैम होता है, एक आपका रोम होता है। तो रैम होता है तो अस्थायी रूप से कहिए कि चीज़ों को स्टोर करता है। रोम होता है वो एक तरीके से उसमें डेटा अस्थायी रूप से ही परमानेंटली ही पहले से फिक्स होते हैं और जो आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है, ये आपका इसमें आप डेटा को जितने भी डेटा हैं, उसको आप अस्थायी रूप से स्टोर करेंगे। जैसे में आपका मान लीजिए कि आपको वीडियो रखना है, तो आपने क्या किया, एक मेमोरी लाया मार्केट से, उसमें आपने चीज़ों को सेव करके रख लिया। जब तक आपका मेमोरी खराब नहीं होगा, तब तक आपका डेटा सेव रहेगा और इसमें आपका डेटा मिटते जाता है, ठीक है? रैम की बात करें और कहिए कि आपका प्राइमरी मेमोरी की बात करें, तो इसमें आपका डेटा मिट जाता है। क्षमता की बात करें तो सीमित क्षमता होती है, ठीक है? कुछ जीबी में होती है और इसमें आपके बड़े टीबी में, ठीक है? टेराबाइट अर्थात कहिए कि 100 जीबी, 1000 जीबी, 2000 जीबी, 5000 जीबी इसमें आपकी बड़े कहिए कि कैपेसिटी में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और इसमें सीमित जीबी ही मिलता है अर्थात कहिए कि
2 जीबी, 4 जीबी, 6 जीबी, 8 जीबी, 10 जीबी इतना ही आपको नॉर्मल जीबी ही मिलेगा। बहुत ज़्यादा इसमें कहिए कि आपको जीबी नहीं मिलता है। ये महँगा होता है चूँकि इंटरनली चीज़ें होती हैं, अंदर फिट किया जाता है तो ये आपका महँगा होता है। ये थोड़ा-सा इसकी अपेक्षा में सस्ता पड़ता है। उदाहरण के लिए आपका रैम, रोम और कैश मेमोरी हो गया और इसके उदाहरण में आपके हार्ड डिस्क और एसएसडी और आपके पेन ड्राइव वगैरह हो गए। तो एसएसडी जो हो गया वो भी एक तरीके से आपका क्योंकि ये आपका इंटरनली स्टोरेज ये भी आपका कहिए कि आपका एक तरीके से स्टोर करने वाला ही डिवाइस है अर्थात कहिए कि इसमें भी चीज़ों को स्टोर किया जाता है। लेकिन ये आपका जैसे आपका रैम रोम है, इसी प्रकार से एसएसडी भी क्या है, आपका इंटरनली ही कंप्यूटर के सिस्टम में फिट कर दिया जाता है, ठीक है? इंटरनली क्या कर दिया जाता है, कंप्यूटर के सिस्टम में फिट कर दिया जाता है और ये भी पूरा जो काम करता है, अस्थायी रूप से आपके डेटा को स्टोर करने का काम करता है। इसलिए यहाँ पे इसका सेकेंडरी में यहाँ पे वर्गीकरण आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये डेटा को अस्थायी रूप से जैसे आप पेन ड्राइव में या फिर हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करते हैं, सेम उसी प्रकार से एसएसडी भी स्टोर करेगा। बस इसमें डिफरेंस यही है कि ये आपके सिस्टम के अंतर्गत ही पहले से ही आपको इनबिल्ट करके दे दिया जाएगा कि हाँ, आपके में इंटरनल स्टोरेज 256 जीबी है, 512 जीबी है। आप जितना चीज़ों को स्टोर करना चाहते हैं, स्टोर कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी देखिए वही मैंने आपको बताया। प्राइमरी मेमोरी क्या है? तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के मुख्य या फिर आंतरिक मेमोरी होती है जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। अर्थात कहिए कि मुख्य मेमोरी की बात आए या फिर कहिए कि इंटरनल मेमोरी की बात आए या फिर कहिए कि आपके मेन मेमोरी की बात है, तो सबका मतलब एक ही है। जिसे हम प्राइमरी मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी कहते हैं। यह सीधे सीपीयू के साथ काम करती है और कंप्यूटर के काम करने की गति व क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। जैसे आपका फ़ोन हो गया, तो फ़ोन में आपका रैम जितना ज़्यादा होगा, उतना तेज़ आपका कंप्यूटर कहिए कि आपका फ़ोन जो है वो काम करेगा। उसी प्रकार से आपका जो कहिए कि कंप्यूटर हो गया, तो क्या करेगा आपके सीपीयू के काम करने की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। जितना ज़्यादा आपका कंप्यूटर के कहिए कि जो आपका मेमोरी है, रैम है, जितना ज़्यादा होगा, उतना तेज़ी से आपका सीपीयू अर्थात आपका कंप्यूटर काम करेगा। यह डेटा निर्देशों और प्रोग्राम्स को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है जब कंप्यूटर चालू होता है और जैसे ही बंद होगा आपका डेटा क्या हो जाएगा मिट जाएगा। प्राइमरी मेमोरी के मुख्य कार्य क्या है? प्रोसेसिंग करना अर्थात करिए कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना, चल रहे प्रोग्राम को स्टोर करना, डेटा को प्रोसेस करना, ऑपरेटिंग सिस्टम कहिए कि लोडिंग अर्थात ओएस हो गया या फिर रैम को कहिए कि ओ ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना, जो भी आपके सिस्टम में पहले से सॉफ्टवेयर है, उसको क्या करेगा ये लोड करेगा और मल्टीटास्किंग एक साथ कई प्रोग्राम चलाने में क्या होता है? सहायक करता है अर्थात कहिए कि सहायता प्रदान करता है। फिर प्राइमरी मेमोरी की मुख्य विशेषताएँ क्या है? तो सीधा सीपीयू के साथ इसका एक्सेस होता है और अस्थायी डेटा यानी कि वोलेटाइल होता है। कंप्यूटर बंद होते ही इसमें जितने भी डेटा होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन पे या फिर कहीं पे भी, जैसे आपका पावर ऑफ हुआ, आपका कहिए कि सिस्टम बंद हुआ, आपका पूरा डेटा नष्ट हो जाएगा। जैसे आप ऑन करेंगे, आप फिर से शुरू से आपका पूरा सिस्टम चालू हो जाएगा। तेज़ गति के साथ काम करता है और सीमित क्षमता आमतौर पर सेकेंडरी मेमोरी से कम स्टोरेज वाला क्षमता इसमें होता है अर्थात कहिए कि इसकी कैपेसिटी कम होती है। फिर टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी अर्थात इंटरनल मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका हो गया रैम जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। एक आपका हो गया दूसरा रोम जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ऊपर मैंने आपको रैम, रोम के बारे में बताया है, फिर से थोड़ा-सा देख लीजिए। रैम कंप्यूटर की प्राथमिक और अस्थायी मेमोरी है जो डेटा और प्रोग्राम्स को अस्थायी रूप से संग्रहित यानी कि स्टोर करती है ताकि सीपीयू उन तक तेज़ी से पहुँच सके। इसे कंप्यूटर की कार्यशील स्मृति यानी कि कहिए कि मेमोरी या फिर कामकाजी मेमोरी के नाम से भी कहिए कि में कहा जाता है या फिर कहिए कि नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ रैम की बात करें तो डी रैम हो गया, एस रैम हो गया, एसडी रैम हो गया और डीडीआर रैम हो गया और टाइप्स ऑफ रोम की बात करें तो पी रोम हो गया, एम रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, डबल ईपी रोम हो गया और फ्लैश मेमोरी हो गया और आपका फ्लैश मेमोरी वही आपका फ्लैश ड्राइव कहिए या फिर फ्लैश मेमोरी रोम कहिए, ठीक है? ये आपके कुछ टाइप्स हो गए। अब टाइप्स को भी अभी हम एक-एक करके देखेंगे और सरल तरीके से समझ लीजिए कि आपका जो रोम हो गया, पक्की किताब हो गई। जैसे पक्की किताब मतलब जैसे एक जन्म प्रमाण पत्र या फिर पाठ्यक्रम पुस्तक इसमें लिखी जानकारी हमेशा रहती है। रोम जो हो गया, ठीक है? इसमें लिखी जानकारी हमेशा रहती है। बिजली गुल पर भी हो जाए फिर भी ये नहीं मिटती है। डिवाइस की बेसिक जानकारी इसमें होती है। जैसे मैंने आपको नोकिया का एग्ज़ाम्पल लेकर के बताया था कि उसमें वो फिट कर दिया गया है, वो आपका हमेशा ही रहेगा, वो मिटेगा नहीं, ठीक है? रैम क्या होता है? स्लेट या फिर कहिए कि रफ कॉपी होती है। जैसे एक स्लेट या फिर जो आप कहिए कि बचपन में आपने लिखा होगा स्लेट वगैरह पे, स्लेट जिसे आप लिखते होंगे चाक से फिर मिटाते होंगे। तो ये क्या होता है आपका जो रैम है वो क्या होता है? तो रैम एक स्लेट या फिर कहिए कि जिस पर आप हिसाब-किताब रखते हैं, एक नोट्स बनाते हैं। जब तक आप काम कर रहे हैं अर्थात फ़ोन चालू है स्लेट पर आप करते हैं कि स्लेट पर लिखा रहता है। जैसे ही काम खत्म करके चले जाते हैं तो फ़ोन बंद करते हैं अर्थात स्लेट साफ हो जाती है, याददाश्त मिट जाती है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे आप चीज़ों को समझ गए। रैम क्या करता है, जो भी आप काम कर रहे हैं, उस डेटा को स्टोर करता है। जैसे आप काम बंद कर देते हैं, वो डेटा आपका मिट जाता है। रोम क्या करता है, इसमें पहले से जानकारी फिक्स होती है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र क्या है, ठीक है? आपका पाठ्य पुस्तक क्या है। इसमें सभी लिखित सभी
जानकारी हमेशा रहती है। जैसे मैंने आपको नोकिया का एग्ज़ाम्पल लेकर के बताया, आपका जो भी फ़ोन चलाते होंगे, स्विच ऑफ करके है तो ऑन करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको सिस्टम में साउंड वगैरह, म्यूज़िक वगैरह, या फिर हो सकता है साउंड म्यूज़िक ना हो, तो आपका हाथ मिलाएगा या फिर उसका जो भी लोगो होगा वो अपना कंपनी वगैरह सेट की होती है, ठीक है? तो ये आपका हमेशा आपके रोम में क्या होता है, स्टोर रहता है। बिजली गुल हो जाए, ऐसा सिस्टम आपका बंद हो जाए, तब भी ये मिटता नहीं है। ये डिवाइस की बेसिक जानकारी इसमें होती है, वो हमेशा स्टोर रहता है। और रैम क्या है, एक तरीके से आप कहिए कि चीज़ों को लिख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको प्रोसेस करने का काम करता है। जैसे आपका सिस्टम बंद हुआ, आपका क्या हो जाएगा, पूरा डेटा मिट जाएगा। संक्षेप में समझे, अस्थायी मेमोरी जो रोम हो गया, अस्थायी यानी कि याददाश्त हो गई, हमेशा याद रखने वाली बातें, जैसे आपका नाम हो गया, ये हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है? हाँ, आपका नाम हो गया। और रैम हो गया अस्थायी याददाश्त, अभी-अभी की बातें, जैसे अभी आपने क्या पढ़ा, ये अभी-अभी की बातें हो गई। और जैसे ही आपका कहिए कि सिस्टम बंद हुआ, आपका आपके दिमाग से सारी चीज़ें मिट जाएँगी, अर्थात आपके कंप्यूटर से सारी चीज़ें मिट जाएँगी। यही रैम और रोम में डिफरेंस होता है। सिंपल-सिंपल चीज़ें होती है, सिंपल-सिंपल है, ठीक है? बस आपको समझ लेना है कि रैम जो है वो प्रोसेसिंग का, वर्तमान में जो काम हो रहा है उसका हिसाब-किताब करेगा। जैसे बिजली चली जाएगी, इसका पूरा डेटा मिट जाएगा। रोम क्या है, पहले से चीज़ें को जो फिट कर दी गई है, उसको जानकारी दे दी गई है, वो जानकारी हमेशा के लिए उसमें रिकॉर्ड रहती है, स्टोर रहती है, वो कभी मिटती नहीं है। बेसिक सा जो डिफरेंस होता है इन दोनों में यही होता है, ठीक है? फिर सरल उदाहरण के साथ समझे, एक और उदाहरण मैं आपको दे दे रहा हूँ। याद रखें, आपके फ़ोन कंप्यूटर में रैम जितना अधिक होगा, ये मतलब नॉर्मली बेसिक पॉइंट है कि जितना रैम अधिक होगा उतना फ़ोन आपका, आप उतने ही अधिक ऐप्स का एक साथ कहिए कि स्मूथली कहिए कि चला पाएँगे। जबकि रोम आजकल स्टोरेज के रूप में काम करता है, अर्थात रोम एक तरीके से स्टोरेज के रूप में है। जितना अधिक होगा आपका, उतना अधिक डेटा, फ़ोटो या फिर वीडियो को स्टोर कर पाएँगे। जैसे आपने देखा होगा आपके मोबाइल फ़ोन में रोम के रूप में आपका, तो चलिए रोम आ गया कि हाँ, चलिए आप कुछ चीज़ें पहले से ही स्टोर है। और रोम के रूप में आपका एक इंटरनल स्टोरेज आ गया, इंटरनल स्टोरेज के रूप में, जिसे आप कंप्यूटर में एसएसडी कहते हैं। यहाँ आप चीज़ों को, जैसे आपका 128 जीबी हो गया, कहिए कि 256 जीबी हो गया, तो आप चीज़ों को इंटरनली भी क्या कर पाएँगे, स्टोर कर पाएँगे। मेमोरी आपको साइड से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब आपका काम क कर क्या कौन से करते हैं, आपके रोम ही करते हैं। इसमें रोम में आपकी पहले से ही सिस्टम से कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ चीज़ें फिट होती हैं, तो कुछ जीबी आपका भरा होता है और कुछ जीबी आपका इंटरनली स्टोरेज के लिए आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए खाली होता है। अब ये कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन फ़ोन में, या फिर कहिए कि कंप्यूटर में एसएसडी जो हो गया, उसमें कितना स्टोरेज वगैरह, कितने किस हिसाब से आप चीज़ों को मार्केट से परचेज़ करते हैं। जितना ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज वाला आप परचेज़ करेंगे, उतना आपका महँगा पड़ेगा। रोम में देखिए, रोम में क्या हो गया, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड, विंडोज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें ज़रूरी सॉफ्टवेयर रहते हैं। और रैम में हो गया वर्तमान में चल रहे ऐप्स, जैसे व्हाट्सएप ब्राउज़र के टैब, गेम्स वगैरह का डेटा रहता है। जैसे आपका सिस्टम बंद हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी मिट जाएँगी। रैम की मुख्य विशेषताएँ क्या है, तो आपका अस्थायी मेमोरी है, तेज़ गति से काम करता है, सीधा सीपीयू के साथ पहुँच रहता है और रीड राइट की इसमें क्षमता रहती है। रैम के प्रकार आपके एसरैम हो गए और डीरैम हो गए, ये आपको दिख रहा होगा, रैम का आपको ऑफिशियल डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है? एसरैम की बात करें तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेम वही रैम है, बस इसमें थोड़ी-थोड़ी चीज़ें होती है। इसमें देखिए, डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार पावर की ज़रूरत नहीं होती है। और जो आपका आपका डीरैम हो गया, इसमें लगातार पावर की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, डेटा को बनाए रखने के लिए निरंतर पावर और रिफ्रेशिंग चाहिए होता है, यही आपका डीरैम होता है। दोनों में बस यही डिफरेंस होता है। फिर डीरैम के मुख्य प्रकार जो आपके कंप्यूटर वगैरह में, आधुनिक कंप्यूटर में उपयोग हो रहे हैं, तो सिस्टम बस की स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज़ होती है। आपका एसडी रैम हो गया, सिंक्रोनाइज़ डीरैम हो गया, ठीक है? फिर डीडीआर रैम हो गया, फिर जीडीआर रैम हो गया, जिसमें आपको अगर ग्राफिक्स वगैरह का काम करना है, डिजाइनिंग वगैरह का, तो उसमें आपका जीडीआर रैम वगैरह चाहिए, ठीक है? ये तो आपके विशेषताएँ, कुछ कली के प्रकार है, जो कली के आधुनिक आपके कंप्यूटर में जिस भी प्रकार से आपको कंप्यूटर चाहिए डिजाइनिंग के लिए, या फिर जिस भी वीडियोग्राफी के लिए, ठीक है? जिस भी काम के लिए चाहिए, उस हिसाब से आपके रैम वगैरह इसमें स्लॉट में कहिए कि आपके सिस्टम में लगाए जाते हैं, ठीक है? फिर आपका एलपीडीआर रैम हो गया, ये कुछ आपके एडवांस में चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसमें देखना नहीं है, अगर आप याद कर पाते हैं तो ठीक है। जैसे आपका वीआर रैम हो गया, वीडियोग्राफी के लिए आपका रैम हो गया, ग्राफिक प्रोसेसिंग के लिए विशेष रूप से फ्रेम या फिर कहिए कि बफर के रूप में ये काम करता है। आजकल के सबसे लोकप्रिय देखिए 2024 की बात करें तो गेमिंग डेस्कटॉप में आपका डीडीआर आपका 4 आता है, डीडीआर 5 आता है, लैपटॉप में आपका डीडीआर 4 आता है, एलपीडी आपका आता है, एलपीडीआर 4 आता है, ठीक है? स्मार्टफ़ोन की बात करें तो आपका एलपीडीडीआर 4X आता है, ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, ये आप बस नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए जान लीजिए, ठीक है? इसमें बस आपको याद रखना है रैम, रोम क्या होता है, और रैम के थोड़े से 1-2 टाइप्स देख लेना, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, तो और डिटेल में जितना बढ़ा-चढ़ा करके लिखेंगे, बस उसका टाइप्स लिख देंगे और फुल फॉर्म भी लिख देंगे, तभी आपका काम चल जाएगा, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएँगे। तो जितना डिटेल में आपके पास नॉलेज रहेगा, आपके पास और अच्छी चीज़ है, ठीक है? फिर रीड ओनली मेमोरी, आपने रैम के बारे में देख लिया, अब रोम के बारे में थोड़ा-सा देख लीजिए। रोम प्राइमरी मेमोरी का ही एक प्रकार है, जिसमें डेटा निर्देश
अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, जिसे सामान्य उपयोग के दौरान बदला या फिर मिटाया नहीं जा सकता। वही मैंने नोकिया का आपको एग्ज़ाम्पल बताया। रैम एक नॉन वोलेटाइल यानी कि कहिए कि अस्थायी मेमोरी है, जिसमें निर्माता द्वारा प्री प्रोग्राम डेटा स्टोर किया जाता है, यानी कि जो भी निर्माता है वो पहले से ही प्रोग्राम इसमें स्टोर कर देता है और कंप्यूटर डिवाइस की बेसिक ऑपरेशंस के लिए यह आवश्यक होता है। अर्थात कहिए कि बेसिक बेसिक जो ऑपरेशन है उसके लिए भी आवश्यक है। जैसे आपको स्विच ऑफ कहिए कि स्विच ऑफ या ऑन करना है तो कुछ डेटा आपको दिखेगा और जो भी आप काम करेंगे तो जो बेसिक बेसिक जानकारियाँ हैं आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में, वो बेसिक बेसिक जानकारी आपकी रोम में ही रहती हैं। फिर रोम वह मेमोरी है जो आपके फ़ोन या फिर कंप्यूटर, जैसे आपका एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया या फिर विंडो हो गया, को स्टोर करती है और बिजली बंद होने पर भी नहीं मिटती। इससे आप सामान्य तरीके से नहीं बदल सकते हैं, केवल सिस्टम अपडेट से ही इसे बदले जा सकते हैं। अर्थात करिए कि सिस्टम ही अपडेट करेगा, आपकी जो कंपनी है वही जो अब आपको अपडेट देगी, कुछ बदलना चाहेगी, तो वहीं से बदला जा सकता है। आप इसमें कुछ छेड़खानी या फिर इसके डेटा को बदल नहीं सकते हैं। मुख्य बिंदु देख लीजिए, रैम कंप्यूटर की जन्मजात स्मृति आती है, तो स्मृति मतलब मेमोरी होता है। रोम मेमोरी की जन्मजात मेमोरी है, जन्म से ही इसमें जानकारी होता है। बिना रोम के कंप्यूटर शुरू नहीं हो सकता है, यह पहला चरण है। यूज़र डेटा रोम में नहीं स्टोर होता है, वो हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी में होता है। तो रोम से आपका जो रोम हो गया तो इंटरनल स्टोरेज रोम टाइप का ही होता है, जो कि आपके रोम में क्या होता है, बेसिक से आपका पहले से ही डेटा कंपनी स्टोर करके देती है और उसके बाद से एक आपका इंटरनल स्टोरेज होता है, जो रोम के प्रकार से होता है, जिसमें आप डेटा को स्टोर कर पाएँगे, ठीक है? जैसे आपका कंप्यूटर में आपका जिसे एसएसडी या फिर एचएसडी कहते हैं, तो एचएसडी आपका बाहर से लगाते हैं, एसएसडी भी आपका ऑप्शन होता है, बाहर से भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले से ही आपके ये कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स में फिट होता है, जिससे क्या होता है, आपका कंप्यूटर काफ़ी तेज़ी से काम करता है, ठीक है? आधुनिक रोम वास्तव में लगभग रीड ओनली है, अर्थात फर्मवेयर अपडेट संभव है, अर्थात कहिए कि इसको भी आप रोम को कहिए कि बदला जा सकता है, ठीक है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि इसको भी आप आसानी से चीज़ों को बदल सकते हैं, ठीक है? अर्थात उसमें कुछ अपडेट करना हो, कुछ नया लगाना हो, उसको आप लगा सकते हैं, गलत। देखिए यहाँ पे मेरे फ़ोन में 128 जीबी रोम है, ये गलत है, वास्तव में यह इंटरनल स्टोरेज अर्थात कहिए कि फ्लैश होता है, जो आपका 128 जीबी होता है, या सही क्या है, मेरे फ़ोन की रोम जो है में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अर्थात मेरा जो फ़ोन है, उसमें क्या है, ऑपरेटिंग एंड्रॉयड का कहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात कहिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मान लीजिए कि आपका आईफ़ोन हो गया, तो आपका आईओएस हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, तो उसमें आपका विंडोज़ हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सारी चीज़ें आपके रोम में ही स्टोर होती हैं और जो आपका इंटरनल स्टोरेज होता है, वो रोम आपका नहीं होता है, वो दूसरा आपका इंटरनल एक तरीके से फ्लैश स्टोरेज या फिर इंटरनल स्टोरेज होता है, ठीक है? ये कन्फ्यूज़न कुछ बच्चों के मन में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर मुख्य विशेषताएँ क्या है? ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करता है, बिजली बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहेगा और रैम के ये विपरीत होता है, रैम वोलेटाइल होता है, अर्थात अस्थायी होता है और जो आपका रोम है वो अस्थायी कहिए कि डेटा को रिकॉर्ड रखता है, डेटा का रिकॉर्ड रखने का काम करता है। फिर देख लीजिए इसके मुख्य काम क्या-क्या है, तो टाइप्स ऑफ रोम की बात करें, हाँ, प्रकार देख लीजिए रोम के प्रकार क्या है, तो एम रोम, मास्क्ड रोम और पी रोम, जिसमें कहिए कि प्रोग्राम किया जा सके आसानी से, ठीक है? ये बेसिक पॉइंट्स हैं और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? फिर इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल, यानी कि मान लीजिए कि कोई डेटा हमें मोबाइल में आपका ये नोकिया वाला ही मैंने एग्ज़ाम्पल बार-बार एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इस डेटा को यहाँ करके आप नोकिया का फ़ोन स्विच ऑफ है, ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ से मिला रहा है करके। अब इसको आपको इरेज़ करना है, कंपनी को लगा कि नहीं यार ये सही नहीं लग रहा, हमें दूसरा करना है, तो आप उसने क्या कर दिया, एक ईपीरोम बना दिया कि हाँ, इरेज़ करके हम क्या करेंगे, चीज़ों को इसको फिर से मिटा करके नया इसमें अपडेट कर देंगे। फिर उसके बाद से अब इरेज़ करने में समस्या आ रही थी, खोलना बहुत सारे कहिए कि तामझाम थे, तो उसने इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल यानी कि इलेक्ट्रिक तरीके से थोड़े कम समय में और कहिए कि आसानी से हम चीज़ों को इसको कहिए कि इसके जो डेटा को स्टोर जो किए हैं उसको बदल सकते हैं। तो उन्होंने ईपीरोम ला दिया और इसी का ईपीरोम का उन्नत रूप क्या है, आपका फ्लैश मेमोरी है। तो यहाँ तक लगभग सभी बच्चे सारी चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है? बेसिक पॉइंट्स हैं। अब उसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा डिटेल में लिखा है, आप नोट से सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा गहराई में आपको यहाँ पे आप देख लेंगे चीज़ों को, हल्का-फुल्का है कि हाँ, इसका नाम क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे चीज़ों को स्टोर करता है। बहुत ज़्यादा आपको गहराई में नहीं पढ़ना है, थोड़ा-सा मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में लिखने में थोड़ी-सी सहायता मिलेगी, ठीक है? फ्लैश मेमोरी क्या होता है? यह एक अस्थायी मेमोरी है जो बिजली बंद होने पर भी डेटा को सुरक्षित रखती है। यह ईपीरोम का क्या है? उन्नत रूप है, तकनीकी रूप है जो कि वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो रहा है, ठीक है? ये भी एक तरीके से आपका डेटा को अस्थायी रूप से ही स्टोर करती है, ठीक है? इसका उपयोग वगैरह क्या होता है? जैसे आपका पेन ड्राइव वगैरह हो गया, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, इन सारी चीज़ों में आपके फ्लैश तरीके से ही आपके कहिए कि छोटे-छोटे चिप्स होते हैं, इसके रूप में इसका उपयोग हो रहा है, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा कहिए कि वर्तमान में प्रचलित है। इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, ठीक है? इसमें कोई आपके कहिए कि जिसमें मूवी वगैरह को सेव करते हैं फ्लैश ड्राइव वगैरह में, तो एक तरीके से ये पेन ड्राइव का ही आपका काम करता है। वर्तमान में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और पहले ये सारी तकनीकें नहीं थी। पहले आपका सीडी, डीवीडी वगैरह आता था, उसमें काफ़ी तामझाम होता था, ठीक है? सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो वही मैंने आपको बताया
सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, बाहर से जो मेमोरी ला करके आप चीज़ों को जैसे आपका एसएसडी हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। सीडी और डीवीडी आपने पुराने ज़माने के जो थोड़े से कहिए कि पुराने बच्चे होंगे वो जानते होंगे। आपका एक कैसेट आता था, इसको क्या करते थे आप ले जाकर के आप लगाते थे उसके बाद से इसमें मूवी वगैरह कि हाँ, ये मूवी है, इसमें पहले से ही डेटा रिकॉर्ड रहता था, इसमें ये मूवी है, इसमें सीडी में लगी है, इसको जाकर के हम लगाएँगे, अपना मूवी वगैरह देखेंगे। तो ये सीडी, डीवीडी पहले से आते थे, इसमें पहले से ही डेटा को रिकॉर्ड किया जाता था और अब आपका एचएसडी वगैरह, एसएसडी वगैरह आ गए हैं जिसमें कहिए कि डेटा को स्टोर किया जाता है। सीडी, डीवीडी और आपके मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिक टेप वगैरह, ये सारी चीज़ें अब आपकी क्या हो गई हैं, अप्रचलित हो गई है। फ्लॉपी डिस्क हो गया, तो अब आपका हार्ड डिस्क चल रहा है। फ्लॉपी डिस्क में काफ़ी मैकेनिकल पार्ट्स होते थे, काफ़ी लंबा थोड़ा-सा खर्चीला भी पड़ जाता था और ज़्यादा उसमें स्टोरेज पावर भी नहीं होती थी, काफ़ी कम पावर होती थी। तो ये आपके पूरे आपके क्या हो गए, सेकेंडरी मेमोरी हो गए, जिसमें आप फ़ोटोज़, वीडियो, फ़ाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं। देखिए 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है? तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, बस नॉर्मली देख लीजिए। सीवीडी सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, इसके बारे में। फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क में जिसमें आपके है एचडीडी और फ्लॉपी डिस्क, तो ये आपके सिलेबस में है। जो आपका कहिए कि कंप्यूटर का क्या है, स्टोरेज मुख्य कहिए कि वर्तमान में एक आपका एसएसडी है, जो आपके फ्लैश ड्राइव पे काम करता है और एक आपका एचडीडी है। तो एचडीडी वर्तमान में कहिए कि जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, अभी वर्तमान की बात करें तो सबसे ज़्यादा चल रहा है, ये आपका अप्रचलित हो गया। और मैग्नेटिक टेप वगैरह पहले होते थे, पुराने ज़माने के टेप वगैरह जिसमें रिकॉर्ड करके आप चीज़ों को सुनते थे, कारतूस प्रकार से, तो ये भी आपके अप्रचलित हो गए हैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों के बारे में बस आप देख लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अब चलते हैं हम एचडीडी की ओर, थोड़ा-सा मैं आपको जानकारी दे दूँ, ठीक है? ये आपका सीडी वगैरह, डीवीडी वगैरह आपको दिख रहे होंगे। मैग्नेटिक टेप वगैरह हो गए ये आपके। जो आपके सिलेबस में है, इसको भी आप चीज़ों को देख लेंगे, थोड़ा-सा अगर गहराई से पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ, आप मतलब चीज़ों को ना लिख पाएँ, ठीक है? ये आपका कैश मेमोरी हो गया। कैश मेमोरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि छोटी-सी एक मेमोरी होती है, जो वर्तमान में जो काम हो रहा है, उसके डेटा को कहिए कि अस्थायी रूप से स्टोर करती है। फिर जैसे ही लाइट चली गई, आपका डेटा ये पूरा इरेज़ हो जाता है। यहाँ पे देखिए सबकी तुलना मैंने यहाँ की है। हार्ड डिस्क, ठीक है? तो हार्ड डिस्क क्या होता है बेसिकली, ये आपका मेमोरी ही है एक तरीके से, स्टोरेज जो ये बड़ी मात्रा में कहिए कि डेटा को स्टोर करता है। देखिए, हार्ड डिस्क एक अस्थायी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जो डिजिटल डेटा को चुंबकीय रूप से क्या करती है, स्टोर करती है। इसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं आपके मेमोरी के अंतर्गत, अर्थात एचडीडी के अंतर्गत ही वो घूमते रहते हैं और इसमें कहिए कि लंबे कहिए कि भारी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है, जिसे हेड ड्राइव, एचडीडी या फिर एचडीडी, इन तीनों नामों के रूप से, ठीक है? हार्ड डिस्क कहिए या फिर हेड ड्राइव कहिए या फिर एचडीडी कहिए या फिर एचडीडी कहिए, इन तीनों रूप में 3-4 नाम से इनको इसको जाना जाता है। फ़ाइल, ऑडियो, एप्लीकेशन, सीटीसी को परमानेंटली रखने के लिए जो भी आप फ़ाइल वगैरह में चीज़ों को रख के स्टोर करना चाहते हैं, वो एचडीडी में करते हैं। इसके कंपोनेंट्स वगैरह को देख लीजिए, तो ये कंपोनेंट्स होते हैं, ये चीज़ें आपकी घूमती रहती हैं, मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, इसका एक हेड होता है, एक्चुएटर होता है जिस पे लगा होता है, इसी भी ये से रगड़ता है, यहाँ पे रगड़ेगा, ये घूमते रहता है, इस बीच में स्पिंडल होता है, ये आपका प्लेटर होता है, इस पे प्लेट होती है, ठीक है? और ये एक आपका एक्चुएटर का एक्सिस होता है, ये भी एक तरीके से यहाँ पे जाता है और ये घूमता रहता है और इसी से चीज़ें आपकी क्या होती है, रिकॉर्ड होती रहती है, ठीक है? ये आपका पूरा कंपोनेंट्स है आपके हार्ड डिस्क के, ठीक है? यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा पूरे कंपोनेंट्स देखिए, यहाँ पे ये जो दिख रहा होगा, तो ये चीज़ें आपकी घूमेंगी डिस्क जैसे, ठीक है? और ये यहाँ पे आपका लगा रहेगा, इसी में टच करता है और इसी से चीज़ें क्या होती हैं, धीरे-धीरे आपकी रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है? तो ये आपका कहिए कि इसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा-सा इसमें थोड़ा-सा कहिए कि वो खराब होने के इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं और मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो इसीलिए इसके खराब होने की संभावना कहिए कि काफ़ी ज़्यादा होती है। अब चलिए थोड़ा-सा आगे देखते हैं एक-एक चीज़ों को। इसको आप देख लेंगे कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं। एग्ज़ाम में अगर आपसे एसएसडी के बारे में पूछा जाता है, तो इसका आपको लिखना ज़रूर है कि कौन-कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है? क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एसएसडी आपके सिलेबस में भी है, तो कम से कम एसएसडी का आप डायग्राम देख लेंगे कि डायग्राम कौन-सा है और कैसे-कैसे चीज़ों को हमें कौन-कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कैसे आपको ये वाला डायग्राम आपको बना देना है। नॉर्मली आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है कि बीच में एक सर्किल है जो रोटेट होता है, डिस्क जिसे कहते हैं, ठीक है? फिर एक्चुएटर के बारे में आपको बता देना है हल्का-हल्का, ठीक है? फिर उसके बाद से चलिए आगे चलते हैं, ये सारे उसी के पार्ट्स वगैरह हैं, कौन-कौन से पार्ट्स हैं। अब देखिए एसएसडी के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे दूँ। एसएसडी का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है। यह एक आधुनिक तेज़ और देखिए मैंने बताया कि ये मॉडर्न नई अभी तकनीक आई है। आधुनिक तेज़ और विश्वसनीय डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो फ्लैश मेमोरी वह तकनीक जो पेन ड्राइव में होती है, उसी पर ये काम करती है। अर्थात पेन ड्राइव के जैसे ही काम करती है। ये आपके इंटरनल स्टोरेज टाइप के रूप में है और इसको भी आप एसएसडी को भी आप बढ़वा-घटवा सकते हैं। जैसे आपके सिस्टम में है कि हाँ, चलिए 256 जीबी है तो उसको और आप बढ़वाना चाहते हैं, तो ऑप्शन उसमें भी होता है कि एसएसडी को भी आप बढ़वा सकते हैं, ठीक है? आमतौर पर यह कंप्यूटर, लैपटॉप में हार्ड डिस्क के स्थान पर इस्तेमाल होता है। जहाँ पे मान लीजिए कि आपको बाहरी कोई मेमोरी नहीं लगाना है, हार्ड डिस्क नहीं लगाना है, तो वहाँ पे आप एसएसडी लगवा लीजिए अर्थात एसएसडी आपका
अच्छे से मार्केट से ही जो हाई कैपेसिटी वाली, हाई स्टोरेज वाली एसएसडी है, वही सिस्टम लीजिए या फिर अलग से इसमें एसएसडी लगवाने का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है? यही आपकी एसएसडी होती है। डिफरेंस देख लीजिए, दोनों के डायग्राम में क्या डिफरेंस होता है, बस नॉर्मल सा डिफरेंस है, डिफरेंस आपको पूछा नहीं जाएगा आपके एग्ज़ाम में या और आपका इसका डायग्राम अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है? ऐसे समझे, कैसे समझे? एसएसडी एक पुराने कैसेट प्लेयर है, जैसे जिसमें टेप घूमती है, ऊपर आपने एसएसडी में देखा टेप वगैरह घूमती है, सुई चलती है, धीमी आवाज़ भी करती है और एसएसडी क्या है, एक मॉडर्न स्मार्टफ़ोन या फिर पेन ड्राइव कह सकते हैं, जिसमें सब इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं अर्थात ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं और तेज़ है और चुप रहती है, ये कोई आवाज़ नहीं करती है और टिकाऊ है, ठीक है? भाई कोई आवाज़ नहीं करती है, कोई उसमें मूविंग पार्ट्स जैसे आपका मेमोरी का चिप हो गया, तो वैसे समझिए एसएसडी को मेमोरी का चिप समझ लीजिए। जो आपका एसएसडी हो गया, उसको मेमोरी का चिप समझ लीजिए कि छोटा-सा आपका जैसे सिम है, तो सिम भी एक कह लीजिए कि छोटा-सा चिप है, तो उसी प्रकार से आपका मेमोरी कार्ड भी होता है, आपके मोबाइल फ़ोन में ज जो लगता है, उसी प्रकार से आपकी एसएसडी है, एकदम पतली होती है, सिंपल होती है और जो आपका एचएसडी होता है, इसके अंतर्गत मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसमें वो डेटा को कह लीजिए कि मैग्नेटिक डिस्क के रूप में स्टोर करता है, तो इसको खराब होने के चांसेज़ रहते हैं, कई सारे इसके एडवांटेज हैं और इसके खराब होने के चांसेज़ नहीं रहते हैं, ये काफ़ी तेज़ होता है, टिकाऊ होता है और कहिए कि चुप होता है, इसमें कोई आवाज़ वगैरह नहीं होता है और एसएसडी में आपका आवाज़ होता है। तो एसएसडी के लाभ यही है कि सुपर फ़ास्ट है, भरोसेमंद है, ऊर्जा कुशल है और शांत ऑपरेशन है, कोई घूमने वाले मूविंग पार्ट्स वगैरह इसमें नहीं होते हैं। एसएसडी की तुलना यहाँ पे दिख रही होगी, ये आपका कहिए कि नॉर्मल चीज़ है, वही चीज़ें मैंने आपको बताई कि इसकी तकनीक क्या है, फ्लैश मेमोरी पे बेस्ड होती है और ये मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक हेड पे बेस्ड होता है, ठीक है? पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक होता है, मूविंग पार्ट्स इसमें नहीं होते, इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं। स्पीड इसकी काफ़ी तेज़ होती है, इसकी थोड़ी-सी धीमी होती है और प्रति सेकंड ये देखिए सेकंड में विंडोज़ 10 या फिर 15 में करिए कि कम सेकंड में करिए कि आपके डेटा को प्रोसेस करके जल्दी खोल देता है और इसमें समय लगता है। अगर आपका एसएसडी में है तो थोड़ा-सा ये आपका अधिक टिकाऊ होता है, ये कम झटके में मतलब डैमेज हो सकता है इधर-उधर गिर के या फिर कहिए कि ऐसे भी मूविंग पार्ट्स होते हैं तो झटके वगैरह लगते हैं उसमें तो ये डैमेज हो सकता है। बिजली खपत थोड़ा-सा कम करता है, ये अधिक करता है और इसका आवाज़ शून्य होता है, चुप रहता है, इसमें आवाज़ करता है। ऊष्मा कम निकलती है, इसमें अधिक ऊष्मा निकलती है। वज़न इसका हल्का होता है अर्थात करिए कि एकदम छोटा-सा चिप के बराबर होता है और इसका वज़न थोड़ा-सा भारी होता है। जो बच्चे लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह चलाते होंगे, वो हार्ड डिस्क के बारे में जानते होंगे, थोड़ा-सा भारी होता है, ठीक है? इस पर क्या होता है कि घट रहा है, ऐसा करिए कि प्रति जीबी अधिक होता है, ठीक है? और यह कम होता है और इसकी लागत क्या होती है, मूल्य की बात करें तो इसका मूल्य जो है वो अधिक होता है। जैसे जितना जीबी आप ज़्यादा लेंगे तो इसका मूल्य और अधिक पड़ जाएगा अर्थात महँगा पड़ेगा। ये थोड़ा-सा आपका कम खर्चा पड़ता है अर्थात इसमें कम लागत में ये आपको प्राप्त हो जाता है। आकार की बात करें तो बहुत ही कम देखिए 2.5 एमएम के आकार का अर्थात काफ़ी छोटे-छोटे आते हैं और ये थोड़े-से बड़े आकार के अर्थात आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए बात करें तो आपके थोड़े-से लंबे-लंबे लगभग-लगभग कहिए कि 4 इंच, 6 इंच, 10 इंच और बड़े-बड़े भी कई टाइप के आते हैं, मार्केट में कई टाइप के अवेलेबल है, ठीक है? तो ये एसएसडी और एचडीडी की आपकी तुलना हो गई। फ्लॉपी डिस्क आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये आपके मैग्नेटिक डिस्क का ये प्रकार है। तो ये पुराने वही आपको लिख देना है कि एक पुराने स्टोरेज क्या है, मैग्नेटिक स्टोरेज कह लीजिए कि डिवाइस है, तो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती थी और इसकी कैपेसिटी के लिए देखिए केवल 144 एमबी काफ़ी इसकी कैपेसिटी कम होती थी, ठीक है? अब इसकी कैपेसिटी कम है, पुराने कह लीजिए कि अपरिचित है। भाई 1.44 एमबी की बात करें तो आजकल तो कह लीजिए कि आप कि जो एप्लीकेशन वगैरह है जिसको आप यूज़ करते हैं, तो वो आपके जीबी में चले जाते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप जब आप इंस्टॉल करने जाएँगे, वहाँ पे स्टोरेज वाले ऑप्शन में जाएँगे, तो देखेंगे कि आपने व्हाट्सएप में कितने डेटा को स्टोर किया है, तो 300, 500 एमबी, 1 जीबी तक पहुँच जाता है, ठीक है? फिर फ्लॉपी डिस्क देखिए प्लास्टिक का ये बना होता था, इस प्रकार से आपका होता था फ्लॉपी डिस्क, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम यूएसबी के बारे में पढ़ेंगे। यूएसबी क्या होता है? इसको सिस्टम से कनेक्ट करते हैं और इसके टाइप्स वगैरह कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।